लाइव है। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार 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 नमस्कार, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग ऑल माय प्यारे प्यारे जग से न्यारे सपोलों को। क्या नजर आ रही हैं आपकी प्यारी प्यारी जग से न्यारी मैम? यस एवरीबॉडी, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, गुड 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 इवनिंग। ठीक है, मैं पानी पी लूं प्लीज श्रुति? Should I drink water? Shall I drink water? May I drink water? Can I drink water? Yes. हाँ यार। Good evening, good evening। तो आज हम बेटा करने वाले हैं, कल आप लोगों ने PYQ में बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस की थी, उसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत बधाई हो। आपके लिए बहुत सारा पानी भिजवाया जाएगा, ठीक है, इस खुशी में। और इसी खुशी में बेटा आज हम पानी पानी वाला चैप्टर करने वाले हैं, पानी का नहीं खून का चैप्टर करने वाले हैं, एंड दैट चैप्टर इज बॉडी फ्लूइड्स एंड इट्स सर्कुलेशन। ठीक है, बहुत ही शानदार। और आज बहुत ही यहाँ पे बारिश हो रही है, ठीक है, मौसम हो रहा है सुहाना, लेकिन हमें यहाँ पे है आपको पढ़ाना। ठीक है, तो इसी बात पे बेटा फुल जोश और फुल एनर्जी के साथ में बच्चों, फुल डेडिकेशन के साथ में आई होप आप सब बहुत ही मोटिवेटेड हैं। और एक हम बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर बेटा बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन का पढ़ने वाले हैं, दैट इज नहीं, ह्यूमन फिजियोलॉजी का पढ़ने वाले हैं, दैट इज बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। ठीक है, हाँ, तो बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन का लेक्चर नंबर 1 होने वाला है बच्चों। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर नीट एग्जामिनेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ठीक है बच्चों, तो हमने बेटा ह्यूमन फिजियोलॉजी में डाइजेशन से शुरू नहीं किया था, कारण तो आप सबको पता है कि वो आपके सीबीएसई वाले उस टॉपिक में से हटा दिया गया था, एनटी की तरफ से कोई कंफर्मेशन नहीं है, तो हम उस चैप्टर को अभी के लिए उसको लास्ट में रखा हुआ है हमने कि लास्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, जब भी एनटीए से फुल अपडेट आ जाएगा तो हम बता देंगे कि उसका क्या करना है हमें। तो हमने इसलिए ह्यूमन फिजियोलॉजी में डाइजेशन से स्टार्ट किया था, अभी बॉडी फ्लूइड्स हम करेंगे, इसके आगे एक्सक्रीटरी हम करेंगे, राइट? चलो, अरे बहुत ही बढ़िया स्क्रीन है भाई, झूठ काहे बोल रहे हो मैम? चाय तो हम पियेंगे भाई, चाय भी पियेंगे, बारिश में चाय तो पीना बनता है, ठीक है। लेकिन बेटा पता है क्या होता है, चाय ना, मेरी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मेरे को चाय बहुत पसंद है, ठीक है, आई एम अ चाय लवर, मतलब इसलिए मेरे स्टूडेंट्स को भी पता होता है कि मेरे को जिस दिन तुम्हारा सिलेक्शन होगा, ऐसा मौका हुआ कि कभी मैं तुमसे मिली तो हम जरूर चाय जरूर पियेंगे, ठीक है, ऐसा कभी मौका हुआ तो डेफिनेटली। लेकिन चाय में मेरे साथ एक प्रॉब्लम होती है कि मुझे ना बहुत ही पर्टिकुलर टाइप की चाय पसंद होती है और मैं चाय के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करती हूँ। मेरे को ऐसा नहीं है मैं चाय लवर, तो मेरे को कैसा भी चाय दे दोगे तो मैं पी लूंगी ना, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। मेरे को जो अपनी टाइप की चाय पसंद होती है मैं वही पीती हूँ, नहीं तो मैं डिस्कार्ड कर देती हूँ टोटली। कोई भी चाय बना के दे, अगर मेरे टाइप की नहीं है तो वो डिस्कार्ड हो जाती है। तो मैं चाय में ऐसा कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करती हूँ कि यार पी लेते हैं, चाय तो है, नो, ठीक है, चाय हैज टू बी अ पर्टिकुलर टाइप, ठीक है ना। चलो, अरे कहाँ बेटा कॉफी की बात कर रहे हो, चाय से क्या कंपेरिजन है, तुम कॉफी मूड ही खराब कर दिया, ठीक है। ठीक है, ग्रीन टी तो अलग बात है यार, मैं वो वाली ग्रीन टी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं चाय की बात कर रही हूँ, कुल्हड़ वाली चाय, ठीक है। मैं बीएचयू से पढ़ी हूँ, मेरा मास्टर्स जो है जुओलॉजी में वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का है, और क्या मैं बताऊं बेटा, बनारस की जो चाय होती है, कभी मौका मिलेगा ना तो मैं जरूर वापस बनारस जाऊंगी, डेफिनेटली, इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस। और मेरे तो बहुत सारी यादें वहां के उस यूनिवर्सिटी से जुड़ी हैं, वहां के घाट से जुड़ी हैं। लेकिन बेटा हम वहां के घाट से बेटा वापस यहाँ पे आते हैं, लेक्चर की शुरुआत करते हैं बच्चों। आज हम पढ़ेंगे बेटा क्या, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, और तुम्हें भी अगर मौका मिलेगा तो तुम मेडिकल कॉलेज भी जा सकते हो, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बीएचयू में, तो इट्स अ गुड थिंग, ठीक है। चलो क्या बोल रहे हैं बच्चों, आज हम, पहले मैं आपको बता देती हूँ,
और अबाउट 2 क्वेश्चंस आप इस चैप्टर से भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिर बेटा एक आधा क्वेश्चन तो ऊपर नीचे होता ही है, कभी 3 भी आ सकते हैं, कभी 1 भी आ सकता है, पर 2 आते हैं। 2 क्वेश्चंस मतलब इसका भी अच्छा वेटेज है, 2 से 3 भी आ जाते हैं कभी कभी सवाल, ठीक है। तो ऐसा अच्छा वेटेज वाला चैप्टर है और टॉपिक वाइज भी काफी वेटेज है, टॉपिक वाइज भी काफी वेटेज है, ठीक है। अभी बेटा पिछले टॉपिक का क्या रिवीजन, वो तो हो गया ना, इतना सा तो टॉपिक पढ़ा था, कल ही क्लास में रिवीजन तो हो गया था, ठीक है। अभी मैं पहले आपको बताती हूँ इस चैप्टर को हम किस तरीके से पढ़ेंगे, पहले मैं वो बता देती हूँ फिर पढ़ते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर को बेटा हम सबसे पहले ब्लड वाला टॉपिक उठा रहे हैं। हम सबसे पहले, क्योंकि चैप्टर का नाम ही कहता है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, सुंदर सुंदर से बेटा नोटबुक में पहले बेटा हेडिंग डालो बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन चैप्टर, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले बेटा बॉडी फ्लूइड है, तो सबसे पहला जो फ्लूइड हमें पढ़ना है दैट इज ब्लड। हम सबसे पहले ब्लड की कॉम्पोजिशन देखेंगे, शायद 1-2 लेक्चर में टोटल ब्लड का कॉम्पोजिशन, ब्लड में आरबीसी होता है, प्लाज्मा होता है, व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं, ये सारा कुछ पढ़ेंगे। और ब्लड से ही जो एक और फ्लूइड बनता है लिम्फ, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। जब हम ब्लड के बारे में पढ़ेंगे तो ब्लड में बेटा ब्लड ग्रुप भी आता है, ब्लड ग्रुपिंग के बारे में पढ़ेंगे, कौन यूनिवर्सल डोनर होता है, कौन यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है, कैसे ब्लड ग्रुप किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा बेटा हम क्या पढ़ेंगे, ब्लड क्लॉट कैसे होता है, ब्लड क्लॉटिंग। तो इसमें ऐसे करके पढ़ेंगे तो ब्लड का सारा टॉपिक हम एक साथ कवर कर लेंगे, ब्लड ग्रुप, ब्लड क्लॉटिंग, एवरीथिंग। इसके बाद हम बेटा किसके बारे में पढ़ेंगे, दिल, ठीक है। हार्ट के बारे में पढ़ेंगे, हार्ट का इंटरनल स्ट्रक्चर, हार्ट का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, बहुत सारे डायग्राम्स बनाएंगे। और फिर हार्ट से रिलेटेड बहुत सारी चीजें, जैसे कि आपकी कार्डियक साइकिल होती है हार्ट से रिलेटेड, डबल सर्कुलेशन होता है हार्ट से रिलेटेड, ठीक है, वो सारी चीजें पढ़ेंगे। ईसीजी के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो एक टेस्ट होता है, एक जो होता है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी कि होता क्या है, ठीक है। ईसीजी के बारे में पढ़ेंगे, डबल सर्कुलेशन के बारे में पढ़ेंगे, और लास्ट में हम इस चैप्टर के ऑलमोस्ट रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी और आपके जो ब्लड वेजल्स है उनके बारे में पढ़ेंगे। आपको शायद याद करना भी नहीं है कि कैसे पढ़ेंगे, मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया कि चैप्टर कैसे पढ़ना है, ठीक है। अभी मैं सबसे पहले शुरू करूंगी ब्लड से, एंड ट्रस्ट मी बच्चों बहुत ही सुंदर चैप्टर है, सुंदर मतलब बहुत सारे अच्छे अच्छे ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट्स हैं। मेरे को लगता है कि ये चैप्टर बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं, और स्पेशली डॉक्टर वाली वाइब्स आती हैं थोड़ी सी ना, ह्यूमन फिजियो के सारे चैप्टर से थोड़ी डॉक्टर वाली फीलिंग आएगी। जब लोकोमोशन एंड मूवमेंट पढ़ाऊंगी ना तो हड्डियों के बारे में पढ़ोगे तो भी फील आएगा। तो ह्यूमन फिजियो जो है ना वो है ही ऐसा कि फील आती है, क्योंकि तुम भी फ्यूचर डॉक्टर्स हो तो उससे थोड़ा सा फील आएगी, ठीक है। चलो तो शुरू करेंगे बच्चों, क्या हेडिंग डाली है, बॉडी फ्लूइड्स इन सर्कुलेशन। और सबसे पहले बेटा आप हेडिंग डालोगे क्या, ब्लड, ब्लड डालो हेडिंग, ब्लड जल्दी से, हाँ। तो यस, तो ब्लड की जब हम बात करते हैं सबसे पहले बेटा हम ब्लड की कुछ जनरल बात कर लेते हैं। जैसे कि अगर मैं ब्लड की एक जनरल बात करूं तो ब्लड जो है एक तरीके का कौन सा टिश्यू होता है बच्चों, ब्लड एक तरीके का, डायरेक्टली ऐसे लिखती हूं मैं, ब्लड एक तरीके का बच्चों फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। क्या होता है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। अब क्योंकि बच्चों आप लोगों ने ना वो वाला चैप्टर अभी पढ़ा नहीं है, कौन सा वाला, एनिमल टिश्यू, तो इसीलिए अदरवाइज ना पिछले 2 साल जब मैंने अर्जुना पढ़ाया तो उनको हम सबसे पहले एनिमल टिश्यू पढ़ाते थे, बट तुम्हारे क्योंकि सीबीएसई वाले सिलेबस में वो था नहीं तो हमने उसको लास्ट में शिफ्ट कर दिया है। अभी एनिमल टिश्यू जब हम पढ़ाते हैं ना तो हम 4 तरीके के टिश्यू बोलते हैं, और मैं आपको बताती समझाती हूँ, क्योंकि आपने पढ़ा नहीं है तो मुझे ये समझाना पड़ेगा। आपके बॉडी में 4 मेन टिश्यू होते हैं बेटा। एक टिश्यू होता है आपका एपिथेलियल टिश्यू, एक टिश्यू होता है बच्चों आपका कनेक्टिव टिश्यू, एक टिश्यू होता है आपका मस्कुलर टिश्यू, एक टिश्यू होता है आपका नर्वस टिश्यू। आपके यही 4 मेजर टिश्यू होते हैं, ठीक है, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड नर्वस, ये 4 टिश्यूज आपकी बॉडी में होते हैं। तो कोई हर एक चीज बेटा इन्हीं सब चीजों से मिलके बनी होती है, या तो मस्कुलर टिश्यू है, या तो एपिथेलियल टिश्यू है, या तो कनेक्टिव टिश्यू है, या तो नर्वस टिश्यू है, ठीक है। जैसे न्यूरॉन्स आपकी बॉडी में जो सिग्नल्स भेजते हैं वो नर्वस टिश्यू का पार्ट है, वैसे ही अगर मैं बोन्स की बात करूं तो बोन्स भी कनेक्टिव टिश्यू होता है। तो आपका जो ब्लड है बेटा ये भी कनेक्टिव टिश्यू होता है। कोई भी ऐसा टिश्यू ना बेटा जो आपकी बॉडी में सपोर्ट आपको प्रोवाइड कर रहा है या कनेक्टिविटी फॉर्म कर रहा है, लिंकेज प्रोवाइड कर रहा है, एक चीज को दूसरी चीज से कनेक्ट कर रहा है, वो आपका कनेक्टिव टिश्यू होता है। तो ब्लड भी आपका कनेक्टिव टिश्यू है। और ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू क्यों है, क्योंकि फ्लूइड है ना ये, क्योंकि ये फ्लूइड है, ठीक है। सो दिस इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू।
इसका नेचर फ्लूइड नेचर है और ये कनेक्टिव टिश्यू है, तो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू हो गया। ये बात समझ आ गई ना आप लोगों को, क्योंकि फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू 9th क्लास में पढ़ा था ना, है ना? वेरी गुड, पढ़ा है ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो मैं तो ये मान के चल रही हूं ना बेटा कि नहीं पढ़ के आए हो, ठीक है। अगर बेटा इसकी पीएच की बात करें तो आप ये याद रख सकते हो कि इसका एल्कलाइन पीएच होता है। एग्जैक्ट पीएच आपको जानने की जरूरत नहीं है, एल्कलाइन इन नेचर होता है, ठीक है, एल्कलाइन इन नेचर होता है, ठीक है। सबसे पहली चीज जो जरूरी है बच्चों वो है इसका फ्लो चार्ट, ठीक है। इसका फ्लो चार्ट सबसे ज्यादा जरूरी है कि ब्लड का क्या क्या कंपोनेंट होता है। एंड लेट मी टेल यू गाइज, यहां से बेटा इसका डे 1 से जो टॉपिक चालू हो रहा है सब कुछ इंपॉर्टेंट है, सारा बेसिक से ही पढ़ाऊंगी, बिल्कुल ध्यान से सुनना, ठीक है। और भाई पीएच भी तुम देख के आए हो, मेरे लेक्चर्स देख के आए हो मुझे लग रहा है, या कहीं ना कहीं से लेक्चर देख के आए हो। 7.4, हाँ चलो। एनसीईआरटी में दिया है क्या? एनसीईआरटी में दिया नहीं होता इसीलिए मैं बताती नहीं हूं, मतलब बता नहीं रही हूं। एनसीईआरटी में 7.4 मेंशन किया हुआ है, मैं तो बताती हूं, पहले बताती थी, अभी दिया नहीं है इसलिए मैंने एग्जैक्ट बताया नहीं है, ठीक है। हाँ 10th में, अच्छा सुनो आगे। सबसे पहले बेटा ब्लड का ना हमें क्या करना है, कॉम्पोजिशन देखना है कि ब्लड में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। तो इसका फ्लो चार्ट बच्चों देखना, 10th क्लास में था। अच्छा, ओ तुम 10th से ही पढ़ के आए हो क्या? अच्छा ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो बेटा ये फ्लो चार्ट मेरे साथ में बनाओ। ब्लड में बेटा 2 पार्ट्स होते हैं, है ना। वैसे तो जब मैंने ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस पढ़ाया था तो भी मैंने थोड़ा इसको बताने की कोशिश किया था, है ना। तो ब्लड के बेटा 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है इसका लिक्विड पार्ट जिसे बोलते हैं प्लाज्मा, ठीक है। नंबर 1 पार्ट होता है प्लाज्मा, और नंबर 2 पार्ट जो होता है बेटा ब्लड का वो कहलाता है फॉर्म्ड एलिमेंट्स। क्या कहलाता है? फॉर्म्ड एलिमेंट्स। अच्छा तुम्हें अब तक तो ये पता ही होगा ना ब्लड जरूरी क्यों है, तुम अपने इस बॉडी फ्लूइड्स के बारे में पढ़ क्यों रहे हो? व्हाई आर यू टॉकिंग अबाउट बॉडी फ्लूइड्स? तुम बॉडी फ्लूइड्स का डिस्कशन कर ही क्यों रहे हो? क्योंकि तुमने अभी एक चैप्टर भी पढ़ा था, उससे तो थोड़ा बहुत बता ही सकते हो कि मैम यही तो वो फ्लूइड है जो बहुत सारी फंक्शंस करता है, जिसमें से एक मेजर फंक्शन हम पढ़ के आ रहे हैं, दैट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। दैट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। मैम हमारा ऑक्सीजन, हमारा CO2 पूरा का पूरा इसी फ्लूइड के माध्यम से, कोई डिफ्यूजन तो नहीं करता है बेटा बॉडी से। हम तो डिफ्यूज कर लेते हैं अर्थवम जैसे, ऐसे तो नहीं करते हो ना, है ना। तो क्या है, ब्लड ट्रांसपोर्ट कर रहा है। डाइजेशन पढ़ा होता तो डाइजेशन में भी तुम देखते इसी के थ्रू बेटा न्यूट्रिएंट्स भी सेल के पास जाते हैं, सारा न्यूट्रिएंट सेल के पास जा रहा है, वेस्ट प्रोडक्ट वापस आ जा रहा है सेल से, गैसेस का ट्रांसपोर्ट कर रहे हो। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कनेक्टिव टिश्यू है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टिश्यू। और इसके आप मेनली 2 हिस्से करते हो। एक हिस्सा कहते हो बेटा प्लाज्मा पार्ट, और प्लाज्मा पार्ट जो होता है 55% होता है आपके ब्लड के। हर एक परसेंटेज जो मैं लिख रही हूं बच्चों वो एनसीईआरटी वाला परसेंटेज है, ठीक है। और बेटा ये जो है फॉर्म्ड एलिमेंट्स ये होता है 45%, ठीक है, ये होता है 45%। अब बेटा देखो आपकी जो बॉडी के अंदर ब्लड वॉल्यूम होती है ना, ब्लड का जो वॉल्यूम है अराउंड 5 लीटर्स ब्लड का जो वॉल्यूम है, उस 5 लीटर में आप बोल रहे हो कि ब्लड का 55% आपका प्लाज्मा पार्ट होता है, जो एक्चुअल में बच्चों क्या होता है ना, जो एक्चुअल में द मैट्रिक्स कहलाता है। मतलब देखो मैं लिख रही हूं, इट फॉर्म्स द लिक्विड मैट्रिक्स। मतलब लिक्विड मैट्रिक्स का मतलब एनसीईआरटी में ऐसा दिया हुआ है कि ब्लड कंटेन लिक्विड मैट्रिक्स कॉमा प्लाज्मा। एक्चुअल में प्लाज्मा ही उसका मैट्रिक्स होता है। लिक्विड मैट्रिक्स मतलब एक ऐसा मीडियम जिसमें आपके सारे ब्लड सेल स्विम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये आपका लिक्विड मैट्रिक्स होता है, एक ऐसा मीडियम जिसमें आपके सारे, अभी मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगी, इसमें एनिमेशन की कोई जरूरत नहीं है, पर जस्ट आपको दिखाने के लिए मैंने आपको समझाया भी था कि आपका लिक्विड पार्ट है आपका प्लाज्मा, और उस लिक्विड पार्ट में बेटा आपके जो सेल्स होते हैं, आपके ब्लड सेल्स हो गए या आपके प्लेटलेट्स होते हैं, उसमें स्विम कर रहे होते हैं। उनको स्विम करने के लिए एक मीडियम तो चाहिए ना, तो ये वो मीडियम प्रोवाइड करता है। और जो आप लोग में से कुछ बच्चों को लग रहा था पानी क्यों जरूरी है, पानी इसलिए जरूरी है भाई, आपके ब्लड का
जो प्लाज्मा पार्ट है जो 55% है उसका 90 से 92% तो पानी होता है, उसका 90 से 92% तो पानी होता है। तो आप इमेजिन कर सकते हो ऑलमोस्ट सारा का सारा प्लाज्मा पानी है, ऑलमोस्ट सारा का सारा प्लाज्मा पानी है। यस, मैगी का एग्जांपल मैंने दिया था, वेरी गुड यार, ठीक है। तो यार पानी तो है, जरूरी है भाई। एक्सक्रीशन वाले चैप्टर में देखोगे डिहाइड्रेट अगर हो गए ना तो बड़ी समस्या हो जाती है, ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाता है, ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा तो श्रुति, ठीक है ना। तो क्या बोल रही हूं मैं बेटा, चलो यार अब बस बहुत हो गया, अब नो नॉट लाइक दैट। अभी देखो बेटा, अच्छा पता कैसे चला भाई कि हमें कैसे पता चला कि प्लाज्मा है और फॉर्म्ड एलिमेंट्स है। बच्चों जब हम ब्लड निकालते हैं ना तो ब्लड को अगर हम हाई स्पीड में सेंट्रीफ्यूज करते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन पता है ना, केमिस्ट्री का टर्म है वैसे तो, छोटी छोटी सेंट्रीफ्यूज ट्यूब होती है, उसमें ब्लड का सैंपल लिया, उसको हाई स्पीड में रोटेट किया, तो आपके ब्लड के ना कुछ हिस्से हो जाते हैं, आपके ब्लड के कुछ हिस्से हो जाते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन से। तो एकदम अगर बेटा आप नीचे देखोगे ना उस सेंट्रीफ्यूगेशन ट्यूब के एकदम नीचे में ना डार्क कलर का आरबीसी सेटल हो जाता है और ऊपर की तरफ कुछ कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, मैं अभी आपको समझाऊंगी भी, ठीक है। पहले तो मैं ये बता रही हूं आपको कि प्लाज्मा आपका कितना है बेटा, लिक्विड मैट्रिक्स है। प्लाज्मा में क्या क्या होता है बच्चों, पहले मैं यहां पे लिख भी दे रही हूं आपको, फिर मैं आपको ना वो डायग्राम थोड़ा सा ना, मेरे को वो टेस्ट ट्यूब में मैं आपको, मतलब टेस्ट ट्यूब में मैं क्या दिखाऊंगी, सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में मैं आपको दिखाती हूं अभी एक डायग्राम से, ठीक है। तो प्लाज्मा में बेटा इसका कंपोनेंट क्या होता है, इसमें होता है बेटा पानी, वाटर 90 से 92%, परसेंटेज को ना इस कलर से लिखती हूं, 90 से 92% इसमें होता है पानी, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में पूछा जाता है। नंबर 2, प्लाज्मा में होते हैं बच्चों डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स, डिफरेंट टाइप ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन्स, ठीक है। प्लाज्मा प्रोटीन्स बेटा कितने परसेंट होते हैं, 6 to 8%, जिसको मैं आगे अभी डिटेल में डिस्कस करूंगी कौन कौन से प्लाज्मा प्रोटीन्स है, आगे मैं डिटेल में डिस्कस करूंगी कि कौन कौन से प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, इससे सवाल आता है, हर एक प्लाज्मा प्रोटीन का फंक्शन होता है, उससे सवाल आता है, ठीक है। अब देखो बेटा 90 से 92% पानी हो गया, रेस्ट ऑफ द अमाउंट प्रोटीन हो गया, बाकी तो बहुत ही कम परसेंटेज बचती है ना, इसके अलावा बहुत कम परसेंटेज चीजों की बचती है। ऑफ कोर्स बेटा आपके प्लाज्मा ही वो पार्ट है, यही वो लिक्विड पार्ट है जिसमें न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं, जिसमें गैसेस भी तो होते हैं ना, कुछ CO2 कुछ ऑक्सीजन आपके प्लाज्मा में भी तो डिसॉल्व होता है, तो आपके कुछ गैसेस भी इसमें होते हैं, कुछ आपका एक्सक्रीटरी जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है जैसे यूरिया होता है वो भी इसी में डिसॉल्व होता है। आपके बहुत सारे बेटा इलेक्ट्रोलाइट्स आयंस होते हैं इसमें, जैसे सोडियम हो गया, जैसे क्लोराइड हो गया, जैसे कैल्शियम हो गया, जैसे पोटेशियम हो गया, जैसे बाइकार्बोनेट हो गया, ये सारे आयंस भी बेटा इसी प्लाज्मा में होते हैं, ठीक है। लेकिन मेनली तो क्या है, मेनली तो पानी है, पानी के अलावा सेकंड मेन क्या है, प्रोटीन्स। मैं अलग अलग प्रोटीन्स का डिस्कशन आगे डिटेल में भी करूंगी, ठीक है। तो मैं यहां पे क्या लिख रही हूं, बच्चों, यस मैं यहां पे लिखती हूं नंबर 3, अलग अलग आयंस है बच्चों, लेकिन आयंस स्मॉल अमाउंट में होते हैं, ज्यादा अमाउंट में नहीं होते। देख लो ना ज्यादा अमाउंट में क्या है, यही दोनों है, ठीक है। आयंस में मैं क्या लिख सकती हूं बच्चों, जैसे कैल्शियम, जैसे कि सोडियम, जैसे कि पोटेशियम, जैसे कि क्लोराइड आयंस, जैसे कि बाइकार्बोनेट एक्सेट्रा, ठीक है। इसके अलावा गैसेस होते हैं, गैसेस होंगे जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, CO2 हो गया। नंबर 5 बेटा हार्मोन्स भी होते हैं, हार्मोन्स भी आपके प्लाज्मा में डिसॉल्व होते हैं। हार्मोन्स पता है ना, केमिकल मैसेंजर्स होते हैं, हार्मोन्स का नाम तो सुना ही होगा, ठीक है। देन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स जैसे कि यूरिया, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स के बारे में मैं अगले चैप्टर में पढ़ाऊंगी भी, जैसे यूरिया। लेकिन एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज नंबर 7 जो एनसीईआरटी में दी हुई है, इसलिए स्टार मार्क कर रही हूं, न्यूट्रिएंट्स लाइक, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, लिपिड्स, इनके बारे में एनसीईआरटी ने एक लाइन लिखी हुई है जिससे कि क्वेश्चन आता है, ठीक है। बिल्कुल सही बेटा दिशा,
इससे क्वेश्चन आता है। क्या क्वेश्चन आता है? ये नहीं पूछा जाता कि आपके ब्लड में कौन से न्यूट्रिएंट्स है, ये तो आपको पता है। आप खाना जो खा रहे हो बच्चों, वो जो आपका खाना ब्रेक डाउन होता है, डाइजेस्ट होता है, तो कार्बोहाइड्रेट्स का सिंपलर फॉर्म बनता है ग्लूकोज, प्रोटीन का सिंप्लीफाइड फॉर्म बनता है अमीनो एसिड्स। ठीक है, आप खाने को तभी तो बेटा आपको एनर्जी मिलेगी ना। आपको ये तो पता है ना बेसिक, आपको मैंने डाइजेशन पढ़ाया नहीं है, पर आपने अभी आप बोल रहे थे आपने 10वीं में पढ़ा है कुछ कुछ, तो 10th में आपने ये तो पढ़ा होगा ना कि डाइजेशन करते हो तो क्या करते हो, कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में डिवाइड करते हो। तुम अगर कोई कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट खा रहे हो तो उसको सिंपल कार्बोहाइड्रेट में डिवाइड कर रहे हो। सिंपल कार्बोहाइड्रेट मतलब जैसे ग्लूकोज ही हो गया, या आपने प्रोटीन खाया तो प्रोटीन को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट किया, यानी अमीनो एसिड्स में, है ना, ये तो पता है। और इसको अल्टीमेटली ब्लड में एब्जॉर्ब करते हो। खाना तुमने खाया, टमी में गया, तुम्हारे टमी में उसको तुमने ब्रेक डाउन किया, फिर वहां से तुम्हारी ब्लड कैपिलरीज में चला जाता है। ये समझ आ रही है बच्चों बात? क्योंकि ब्लड के थ्रू ही तो बेटा किसके पास जाएगा, ये टिश्यूज के पास जाएगा, है ना। ये तुम्हें लिखने की जरूरत नहीं है, जनरल साइंस है बच्चों जो तुम्हें पता होनी चाहिए। मेरे कहने का ये तात्पर्य था बच्चों कि आपका जो न्यूट्रिएंट होता है, एनसीईआरटी कहती है ये ट्रांजिट स्टेज में रहता है। इनकी कोई फिक्स कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, ये कोई फिक्स्ड अमाउंट में ऐसा नहीं है कि ऐसे ही प्रेजेंट होंगे, ट्रांजिट स्टेट में रहते हैं, नॉट इन फिक्स कॉन्सेंट्रेशन। कभी इधर कभी उधर, कभी प्लाज्मा में ज्यादा है फिर वो टिश्यू के पास चले आते हैं, फिर प्लाज्मा में आते हैं, फिर टिश्यू के पास चले आते हैं, फिर प्लाज्मा में आते हैं, टहलते रहते हैं, ट्रांजिट स्टेट में होते हैं। समझ आ गई बात? ट्रांजिट स्टेज में होते हैं। तो मैं लिख रही हूं कि जैसे कि ग्लूकोज, जैसे अमीनो एसिड, जैसे लिपिड्स इन ट्रांजिट स्टेज, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ना इन छोटी छोटी बातों से सवाल बनता है। ठीक है, ठीक है, यस, एंजाइम्स भी होते हैं, बिल्कुल सही। बिल्कुल सही, ठीक है ना। अब मेरे प्यारे प्यारे जग से न्यारे बच्चों देखो एक बारी, जो हमारा फॉर्म्ड एलिमेंट है ना बेटा, जो हमारा देखो प्लाज्मा में ना सारा हमने डिस्कस कर लिया है, सिर्फ मुझे तुम्हें प्रोटीन्स के बारे में बताना है। और बेटा ट्रस्ट मी, प्रोटीन से सीधा डायरेक्ट लाइन से क्वेश्चन आता है। कुछ भी आप पेपर उठा के देख लेना, पिछले 5 साल के कोई भी घुमा के क्वेश्चन नहीं पूछा है, डायरेक्ट पूछते हैं विच प्रोटीन मेंटेन ऑस्मोटिक बैलेंस, विच प्रोटीन हेल्प इन क्लॉटिंग, विच प्रोटीन हेल्प इन डिफेंस। सीधा ऐसा सवाल आता है, नो आड़ा तिरछा सवाल, सीधा सवाल, सीधी बात, नो बकवास। ठीक है, तो मैं इसके बारे में आगे बताऊंगी। पहले मैं इसका फ्लो चार्ट यहां पे कंप्लीट करती हूं कि यार अगर मैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स की बात करूं तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स में मैम 2 हिस्से हो सकते हैं। एक जिसमें हमारे ब्लड सेल्स होते हैं मैम, एक जिसमें हमारा ब्लड सेल्स हम कह रहे हैं हमारे ब्लड के सेल्स, और मैम एक जो हमारे ब्लड के, ये सेल्स नहीं होते, ट्रू सेल्स नहीं होते, मैं दूसरा जो लिख रही हूं जिनके बारे में मैं बताऊंगी भी ऐसा क्यों, जो होते हैं ब्लड में प्लेटलेट्स। ब्लड में प्लेटलेट्स, अगर डेंगू किसी को हुआ होगा, डेंगू या डेंगी, तो उसमें प्लेटलेट्स काउंट कम हो जाते हैं भयंकर तरीके से। ठीक है, तो ब्लड सेल्स एंड ब्लड प्लेटलेट्स। अगर मैं ब्लड सेल्स की बात करूं तो आपके पास बच्चों 2 ब्लड सेल्स हैं। कौन से ब्लड सेल्स? आपके रेड ब्लड सेल, आरबीसी का फुल फॉर्म सब जानती है जनता, यस, एंड व्हाइट ब्लड सेल, इसका फुल फॉर्म तो जानते हो ना। व्हाइट ब्लड सेल्स को बच्चों बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स। ल्यूको का मतलब ही होता है यहां पे ल्यूकोसाइट्स, नो कलर। ठीक है, नो कलर मतलब व्हाइट ब्लड सेल्स इसको बोलते हैं। इसके कंपैरिजन में, क्योंकि इसका कलर क्या होता है, लाल, तो ये क्या है, इराइथ्रोसाइट्स। ये क्या है, इराइथ्रोसाइट्स। ठीक है, ये फ्लो चार्ट यहीं पे हम करते हैं इसकी समाप्ति। ठीक है, यस मैम ऑफ कोर्स, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो इसको बच्चा पार्टी सारे जल्दी जल्दी नोट करो। तो मैं बेटा आपको मैं एक बार क्विक रिवीजन करा देती हूं जो पढ़ा, फिर मैं इसको डिटेल में भी डिस्कस करती हूं। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट टेबल, वेरी इंपॉर्टेंट टेबल नहीं फ्लो चार्ट। ब्लड के मैम 2 हिस्से होते हैं। ब्लड हमारा एक तरीके का फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, लिक्विड है।
इसमें लिक्विड जो मैट्रिक्स पार्ट होता है उसे हम प्लाज्मा कहते हैं, जो ब्लड का मैम 55% होता है। और उसी प्लाज्मा में मैम हमारे फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं जो दो टाइप के होते हैं मैम। एक हमारे ब्लड सेल्स जो हमारे इराइथ्रोसाइट्स हैं आरबीसी, ल्यूकोसाइट्स हैं डब्ल्यूबीसीज, और दूसरे हैं प्लेटलेट्स जिनको हम बेटा अलग से पढ़ेंगे। मैम जो हमारा प्लाज्मा पार्ट है जो 55% होता है उसका तो 90 से 92% पानी ही होता है, सिर्फ पानी, और 6 to 8% मैम प्लाज्मा में प्रोटीन्स होते हैं जिसके बारे में आप हमें आगे बताएंगी, ठीक है। फिर आयंस होते हैं मैम अलग अलग टाइप में, पर क्या आयंस या गैसेस या हार्मोन या एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या न्यूट्रिएंट ये सारे क्या बहुत हाई अमाउंट में? नहीं यार, हाई अमाउंट में तो सबसे ज्यादा ये दोनों है, ठीक है। आयंस देख लिए, गैसेस देख लिए, हार्मोन देख लिए, और जो हमारा न्यूट्रिएंट होता है मैम वो एक ट्रांजिट स्टेट में होता है, फिक्स नहीं होता है एक जगह पे बेटा। कभी आपको प्लाज्मा में ज्यादा दिख रहा है, कभी नहीं दिख रहा है, वो मूव करता रहता है, वो कोई फिक्स नहीं है। क्योंकि आपने बेटा खाना खाया, ब्रेक डाउन किया, ज्यादा ग्लूकोज आएगा, ज्यादा अमीनो एसिड आएगा, फिर सेल्स को दे दिया, अचानक से ब्लड में कम हो गया, तो कोई फिक्स नहीं है, वो ट्रांजिट स्टेट पे रहते हैं, ठीक है। डन 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 एवरीबॉडी। बेटा तसल्ली रखो, लिम्फोसाइट जो आप पूछ रहे हो लिम्फोसाइट आगे पढ़ाऊंगी ना, अभी आएगा। डन हो गया है? डन हो गया बच्चा पार्टी? ट्रांजिट स्टेट मैं बता चुकी हूं, अब मैं और वापस से नहीं बताऊंगी बेटा, 2 बार बताया मैंने, बड़े आए। हार्मोन्स कौन कौन सा होता है बेटा, ये जानने की जरूरत ही नहीं है कौन कौन से हार्मोन्स। बेटा एंडोक्राइन ग्लैंड्स का डेफिनेशन अगर तुमने 10th में पढ़ा है तो तुम्हें पता होगा, एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर द डक्टलेस ग्लैंड्स व्हिच pour their secretion directly into the bloodstream. एक्सोक्राइन ग्लैंड्स pour their secretion with the help of। आपके हार्मोन्स कहाँ कैसे रिलीज होते हैं? हाँ, अब देखो बच्चों, मैं जो आपको बता रही थी ये जरूर बनाना, ठीक है, ये जरूर बनाना इस तरीके से, जैसे कि ये मैंने खून लिया किसी का, ठीक है। जब हम खून लेते हैं ना, हालांकि अब तुम मुझे पूछोगे मैम ये बनाना क्या जरूरी है, कोई हमें बनाने के लिए देगा? नहीं यार, कोई तुम्हें बनाने के लिए नहीं देगा बच्चों, ये तो बस एक आपको ना अच्छा लगेगा कि आप समझ रहे हो चीजों को कुछ इस तरीके से। कुछ चीजें ऐसे भी होती है, ऐसा मैं कोई बहुत डिफिकल्ट चीज तो नहीं बता रही हूं, इसीलिए मैं बता भी रही हूं कि कुछ चीजें ऐसी होती है ना जो आपको जानने से आपको और अच्छा फील आता है टॉपिक का, तो बस इसलिए बता रही हूं, है ना। तो ये आपका बेटा क्या है, ये क्या है बेटा, ये आपका सेंट्रीफ्यूज ट्यूब है। फॉर एग्जाम्पल इसमें हमने ब्लड लिया, इसमें हमने खूब सारा ब्लड लिया, ये हमारा ब्लड है, ठीक है। और फिर बेटा इसको हमने सेंट्रीफ्यूज कर दिया, हाई स्पीड में रोटेट। जब हम इसे सेंट्रीफ्यूज करते हैं बच्चों, तो हमने इसे क्या किया, सेंट्रीफ्यूज। ये रहा आपका ब्लड, ठीक है। तो इस तरीके का सामान बेटा आपको दिखेगा। फिर ज्यादा बड़ा बन गया ना ये। हाई स्पीड में बेटा इसको रोटेट किया ना, हाई स्पीड में इसे रोटेट किया तो नीचे की साइड पे जो चीज इकट्ठी हो जाती है इस तरीके से, नीचे की साइड पे ऐसी इकट्ठी हो जाएगी, वो है आपकी आरबीसी। ये ठीक है, इसके ऊपर मैं एक कलर से बना रही हूं ताकि कलर से ना डिफरेंशिएशन हो पाएगा। एक बफी कोट होता है ऐसे, उसको बफी कोट बोलते हैं, और ऊपर की तरफ आपका एक लिक्विड पार्ट होता है ऐसे। क्या समझ पा रहे हो बच्चों मैंने क्या बनाया है? आपने जब बेटा अपने ब्लड को हाई स्पीड में रोटेट किया, आपने उसका सेंट्रीफ्यूगेशन किया, तो आपको 3 हिस्से मिले। एक हिस्सा आपको सबसे नीचे दिख रहा है बेटा एकदम सेटल डाउन लाल रंग का, वो एक्चुअल में आपकी आरबीसी होती है जो सबसे नीचे सेटल हो जाती है।
आपको सबसे ऊपर एक व्हाइट कलर का लिक्विड पार्ट दिख रहा है, दैट इज योर प्लाज्मा, और प्लाज्मा और आरबीसी के बीच में एक बेटा पतली सी लेयर दिख रही है लाइक दिस। क्या हो गया तुम्हें, क्या स्लाइड्स नहीं दिख रही हैं क्या, या स्पैम कर रहे हो? स्लाइड शो ही नहीं हो रहा है, नो स्लाइड्स। आज अलग ही स्पैमिंग दिख रही है यार। युगल यार, बच्चों को स्लाइड्स दिख रही हैं, कुछ बच्चे कह रहे हैं स्लाइड्स नहीं दिख रही हैं। हाँ, एक बारी देख लो, फोन और वेब में दोनों में चेक करना। स्पैमिंग है यार, समझ ही नहीं आता, पता नहीं, फिर भी चेक कर ले यार, क्या पता कोई सच में जेन्युइन बच्चा हो। नहीं एक्चुअली बेटा पता है क्या होता है, कई बार ना ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जो शायद सबको फेस नहीं हो रहे होते हैं, और इसलिए सारे बच्चे कह देते हैं कि मैम स्पैमिंग है, पर कई बच्चों को वो होते हैं फेस। तो मैं चाहती हूँ सेफ साइड पर रहो, मेरे 2 मिनट बर्बाद हो जाएं पर हम देख लें एक बारी, ठीक है? तो कोई नहीं बेटा, पाप लगेगा जिसने भी अगर फालतू की स्पैमिंग की हो, और क्या ही बोल सकती हूँ मैं। तो ये जो नीचे सेटल हो गया है बच्चों, ये है आरबीसी, ठीक है? ये जो बेटा येलो कलर का तुम्हें दिख रहा है ना, इसे बोलते हैं बफी कोट। आपकी एनसीईआरटी में नहीं है, आप कंप्लीटली स्किप कर सकते हो ये लाइन, मैं यहां पे लिख भी दे रही हूं, नॉट इन एनसीईआरटी। मैं सिर्फ आपको दिखाना चाह रही थी कि कभी आप भी फ्यूचर में ऐसे करोगे तो ऐसा आपको कंपोनेंट मिल सकता है, ठीक है? नो स्लाइड, नो स्पैमिंग, नहीं दिख रहा है? अच्छा रुको रुको यार, नहीं दिख रही है क्या? दिख रही है? और वेब में? हाँ, वेब में भी एक बार ही देख ले, ये तो हमारा वेब ही है ना, फिर भी देख ले। और ये है हमारा प्लाज्मा। बफी कोट में क्या है? प्लेटलेट्स प्लस WBCs। दैट्स इट, इसको लिख लो, ठीक है? बेटा मैं चेक करा ले रही हूं, अगर इतने सारे बच्चे लिख रहे हैं तो फिर मैं चेक करा ले रही हूं, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। मैम इन रियलिटी डाउट स्लाइड टाइमलाइन में शो नहीं हो रहा है, नो स्लाइड। बेटा एक बारी रिफ्रेश करके देखो, एक बारी रिफ्रेश करके देखो। आस्क डाउट में, तुम आस्क डाउट में क्यों जा रहे हो? तुम नॉर्मल, यार मेरे से ना टेक्निकल चीज है, तो तुम सिंपल से ऐप में जाके पढ़ते हो कि नहीं, या तो वेब से पढ़ते हो, तो ये तो चल ही रहा है। बाकी सारे बच्चे एक बारी लिख लो, सारे बच्चे बेटा एक बारी जल्दी जल्दी से लिख लो, फिर आगे बढ़ेंगे। नहीं दिख रहा है तो फिर यार बाकी बच्चे कैसे? यार ऐसे दिस इज नॉट डन। जो भी है उनको बोलो कि जो बच्चा मेरे से पढ़ रहा है, मेरे से आधे बच्चे पढ़ पाएंगे, आधे बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे, ऐसे कैसे चलेगा? टेक का इश्यू हो, जो भी इश्यू हो, मैं आधे बच्चों के साथ कॉम्प्रोमाइज थोड़ी करूंगी। आ गया बेटा, क्या हो रहा था, हो क्या रहा था ये बताओ। और ये ऋतिक सर की फोटो क्यों दिख रही है मेरे उसमें? अच्छा अभी मेरे को ना एक नॉर्मल सी बात बता दो, मुझे एक बार ना सिर्फ थम्स अप देके, क्योंकि मैं तुम्हारा चैट्स नहीं पढ़ पा रही हूँ, क्योंकि चैट्स बहुत ज्यादा तेजी से चल रही है, सिर्फ एक थम्स अप देके मेरे को समझा दो कि चल रहा है ना। सिर्फ एक थम्स अप देके मेरे को बता दो कि चल रही है ना। अच्छा क्या ही कर सकते हैं, है ना? अब चल गया ना, चलो ठीक है बेटा। जो प्रॉब्लम हुई अब उसको मैं क्या ही बोल सकती हूँ बेटा, उसको इग्नोर करते हैं, चलो ठीक है, उसको इग्नोर करते हैं। अभी मैं ना आगे बढ़ जाऊं,
ठीक है, अगर बाई चांस तुम्हारा स्लाइड नहीं चला या नहीं देख पाए तो उसको बाद में नोट कर लेना प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट। ठीक है, मैंने सिर्फ इतना बताया, सुना तो होगा ही, आवाज तो आ ही रही होगी तुम्हें कि मैंने क्या क्या ब्लड का कॉम्पोजिशन बोला। ठीक है ना। अब देखो बच्चों, क्या अब हम क्या करने वाले हैं, हमने ये चीज देखी कि मैम इस तरीके से कुछ चीजें सेटल होती है कि प्लाज्मा अलग हो जाता है। फिर प्लाज्मा के कंपोनेंट्स तो आपने देख ही लिए कि प्लाज्मा में पानी है, आयंस है, न्यूट्रिएंट्स है, हार्मोन है, गैसेस है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स है, प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं। ठीक है ना। और बफी कोट का मतलब है उसमें प्लेटलेट्स और डब्ल्यूबीसी होती हैं और नीचे में बेटा आरबीसी होता है। ठीक है, अब मैं आपको सबसे पहले बेटा जो एक चीज बची हुई है दैट इज प्लाज्मा प्रोटीन्स। मैं आपको प्लाज्मा प्रोटीन्स की बात बताऊंगी। ठीक है, प्लाज्मा प्रोटीन्स की मैं आपको बात बताती हूं कि क्या क्या प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं और उनका क्या क्या फंक्शन होता है, ओनली अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट प्लाज्मा प्रोटीन्स। आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट प्लाज्मा प्रोटीन्स। बेटा हेडिंग डालो प्लाज्मा प्रोटीन, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर नीट एग्जाम। कई बार इसमें से सवाल आया है, कई बार इसमें से सवाल आया है। ठीक है, फिर से नो स्लाइड। युगल, युगल वापस से चेक कर यार, वापस से चेक कर। व्हाट इज सीरम, सीरम मैं भी आपको बताऊंगी, सीरम मैं भी आपको बताऊंगी। ठीक है, प्लाज्मा प्रोटीन्स बेटा देखो तीन प्लाज्मा प्रोटीन एनसीईआरटी में मेंशन है जो इस वाले टॉपिक में दिए हुए हैं, पर एनसीईआरटी में 4 का नाम दिया हुआ है, तो मैं 4 नाम। ऑल ओके है ना, अभी ऑल ओके है ना यार। मैं क्या करूं मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे पढ़ाने दे दो प्लीज। ठीक है, चेक करते रहना बस यार युगल बीच बीच में। हाँ फोटो भेज दिया। अच्छा, तो यार बच्चों को मैं दिख रही हूँ पढ़ाते हुए, अभी दिख रही होंगी ना। उनको पूछो कि मैं दिखनी चाहिए बस बच्चों को। यार बेटा फ्लो मत तोड़ो यार, नया चैप्टर है। ठीक है, जेन्युइन प्रॉब्लम है, वो सॉल्व भी किया जा रहा है बैक एंड पे, जो पहले का तुम्हारा स्लाइड आया नहीं था। ठीक है, चलो प्लाज्मा प्रोटीन्स बेटा देखो, मैं 4 प्लाज्मा प्रोटीन्स का नाम बोल रही हूं जिसका नाम एनसीईआरटी में कहीं ना कहीं मेंशन किया होगा, जिसका नाम एनसीईआरटी में कहीं ना कहीं मेंशन किया होगा। नंबर 1 प्रोटीन्स जो मैं आपको बताने वाली हूं बेटा, वो प्रोटीन्स जिन्हें आप बोलते हैं एल्ब्यूमिन प्रोटीन। ठीक है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन, सबसे पहले हम इसकी डिस्कशन करेंगे। प्लाज्मा में जो सबसे हाईएस्ट अमाउंट में प्रोटीन होता है, जो मैक्सिमम नंबर में बेटा प्रोटीन होता है, दैट इज एल्ब्यूमिन प्रोटीन। ये आपके प्लाज्मा का हाईएस्ट अमाउंट में पाए जाने वाला प्रोटीन होता है, मैक्सिमम। लेकिन इसमें से जो एक बहुत अच्छा सवाल बनता है कि ये करता क्या है, क्योंकि सारे प्लाज्मा प्रोटीन से बेटा सवाल ये पूछे जाते हैं कि व्हाट इज द फंक्शन, फंक्शन क्या है इसका। ठीक है, तो प्लाज्मा प्रोटीन जो आपकी एल्ब्यूमिन है, एनसीईआरटी कहती है इट मेंटेन्स ऑस्मोटिक बैलेंस, इट मेंटेन्स ऑस्मोटिक बैलेंस। क्या करती है, ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करती है, ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करती है। कहने का मतलब बेटा ये है कि इस तरीके से अगर आपकी ब्लड कैपिलरी है या ब्लड वेसल है, हाँ ठीक है, अगर आपका ये ब्लड वेसल है और ब्लड वेसल में क्या है, ब्लड। ठीक है, ब्लड वेसल में क्या है, ब्लड। तो इस ब्लड प्लाज्मा में जो एक प्रोटीन है, मैं बेसिकली ऑस्मोटिक बैलेंस का मतलब आपको समझाने की कोशिश कर रही हूं। इसमें बेटा कौन सी प्रोटीन है, ये जो मैं येलो कलर से बना रही हूं, दिस इज योर एल्ब्यूमिन प्रोटीन, दिस इज योर एल्ब्यूमिन प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन है ये आपकी एल्ब्यूमिन प्रोटीन है। अगर आप मुझसे पूछो कि बनाना है या नहीं, बनाना है बेटा। ठीक है, और ये क्या है आपका ब्लड प्लाज्मा या ब्लड ही कह लो। ठीक है, एक्चुअल में बेटा ये आपको ना जब मैं लिम्फ वाला टॉपिक पढ़ाऊंगी ना, तो लिम्फ वाले टॉपिक में और ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, लिम्फ वाले टॉपिक में और ज्यादा समझ में आएगा। लेकिन अभी मैं थोड़ा सा आपको समझा देती हूं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑस्मोटिक बैलेंस। अगर आप ऑस्मोटिक बैलेंस की बात करते हो तो इसका मतलब क्या होता है। ऑस्मोटिक बैलेंस का होता है पानी में किसी भी चीज में
किसी भी चीज की जो जब आप ऑस्मोटिक बैलेंस की बात कर रहे हैं, अभी आप ब्लड के ऑस्मोटिक बैलेंस की बात कर रहे हैं, तो आप कह रहे हैं कि ब्लड में पानी के साथ आयंस का जो कॉम्पोजिशन है, उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है, उसका बैलेंस, पानी और आयन का कॉन्सेंट्रेशन आपके प्लाज्मा में, उसका एक बैलेंस बनाए रखना, ठीक है, कि पानी ज्यादा ना आपके प्लाज्मा में से लॉस हो जाए, ठीक है, पानी ज्यादा लॉस हो जाएगा तो यार ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगी ना, तो पानी और आयनिक कंसंट्रेशन आपके प्लाज्मा का मेंटेन करने के लिए एल्ब्यूमिन प्रोटीन होती है। ये एल्ब्यूमिन प्रोटीन बहुत ज्यादा अमाउंट में आपके प्लाज्मा में होती है, जिसकी वजह से ये आपकी प्लाज्मा में अच्छा खासा ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन करके रख सकती है। ऑस्मोटिक बैलेंस का क्या मैंने बोला, मतलब कि आपके पानी के साथ में आयनिक कंसंट्रेशन बैलेंस करके रखना। एग्जैक्टली कैसे करती है बेटा, ये आपको लिम्फ जब मैं पढ़ाऊंगी ना तो ज्यादा आपको समझ में आएगा, क्योंकि वहां पे मुझे ये बात बतानी ही पड़ती है, ठीक है, कि लिम्फ बनता कैसे है। तो उस वाले टॉपिक में ना आपको इसका कॉन्सेप्ट और बेटर क्लियर होगा। फिलहाल मैं ऑस्मोटिक बैलेंस का मतलब क्या कह रही हूं कि ऑस्मोटिक बैलेंस का मतलब क्या होता है, मेंटेन वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। ठीक है, ठीक है, यस। अब देखो, ठीक है, अब देखो सेकंड जो प्रोटीन्स है, नंबर टू दोज प्रोटीन्स आर बेटा फिब्रिनोजेंस। और फिब्रिनोजन के साथ में मैं तीसरा ये भी बता देती हूं आपको, क्योंकि ये दोनों एक जैसा। अब एनसीईआरटी में ना इस पर्टिकुलर जगह पे इस प्रोटीन का नाम लिखा नहीं है, लेकिन आगे जब ब्लड क्लॉटिंग पढ़ाया है तो ये प्रोटीन का नाम मेंशन किया हुआ है, इसीलिए मैं यहीं पे बता दे रही हूं, फिब्रिनोजेन एंड प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है। एनसीईआरटी में क्योंकि प्रोथ्रोम्बिन को यहां पे मेंशन नहीं किया है, बट आगे मेंशन किया हुआ है, जब आगे मेंशन किया हुआ है तो आप यहीं पे लिख लो, ठीक है। तो बेटा फिब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन होते क्या हैं, आपके प्लाज्मा में क्या कर रहे होते हैं बेटा। जब भी आपको चोट लगती है तो चोट लगने पर ऐसा तो नहीं है कि खून बहता जा रहा है, आपका ब्लड क्लॉट हो जाता है कि नहीं, कर जाता है ना क्लॉट। अब बहुत सारे बच्चों को जिन्होंने ऑफकोर्स बेटा जिन्होंने डिटेल में अभी पढ़ा नहीं है, उनको सिर्फ एक ही चीज पता होती है कि मैम हमारे जो ब्लड प्लेटलेट्स होते हैं ना वो क्लॉटिंग कराते हैं, लेकिन सिर्फ ब्लड प्लेटलेट्स कुछ नहीं कर सकते। सिर्फ आपके ब्लड प्लेटलेट्स से क्लॉटिंग नहीं होती है, आपके बॉडी में, आपके प्लाज्मा में कई सारे ऐसे क्लॉटिंग प्रोटीन्स भी होते हैं जिनकी बदौलत क्लॉटिंग होता है। सिर्फ बेटा आपके प्लेटलेट से क्लॉटिंग हो जाएगा क्या, नहीं, देयर आर लॉट ऑफ अदर बेटा प्लाज्मा प्रोटीन्स विच ऑल्सो हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। बट बेटा नेचुरली नॉर्मली जब मेरे को चोट नहीं लगी है तो क्या मेरा ब्लड क्लॉट करने लग जाएगा अंदर, नहीं ना। जब मेरे को मैं बोलने वाली थी चोट को, जब हमें चोट लगी ही नहीं है अभी तक तो ब्लड क्लॉट नहीं करेगा ना यार। ये दोनों जो है ना ये क्लॉटिंग प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, लेकिन ये नॉर्मली इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। किस फॉर्म में, नॉर्मली इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। जब आपको चोट लगती है, जब आपको क्लॉटिंग की जरूरत होती है, तब बेटा आपका ये क्लॉटिंग प्रोटीन एक्टिवेट होता है और तब बेटा आगे जाके क्लॉटिंग होगी। हम पूरा ब्लड क्लॉटिंग का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस भी पढ़ेंगे, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस भी पढ़ेंगे। इनको हम बोल रहे हैं क्लॉटिंग प्रोटीन्स। क्या बोल रहे हैं बच्चों, इनको हम बोल रहे हैं क्लॉटिंग प्रोटीन्स। लेकिन क्या ये आपके ब्लड में एक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट है, क्या ये आपके ब्लड में एक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट है, ना ना ना। एक्टिव कौन करता है बच्चा, यहीं पे पढ़ा दूं बेटा, थोड़ा पेशेंस रखा करो, कौन करता है अगर बताती ही मैं क्लॉटिंग पढ़ा रही हूं क्या यहाँ पे मैं, नहीं ना, तो सीवी क्लॉटिंग प्रोटीन्स है बेटा, बट इन इनएक्टिव स्टेट में प्रेजेंट होते हैं। जब जरूरत होगी तब ये बेटा एक्टिव होंगे, ठीक है, ठीक है। चलो अब बेटा फिब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन के अलावा बेटा कौन सा प्रोटीन है, नंबर 4 ग्लोब्यूलिन्स। तो ग्लोब्यूलिन्स के बारे में एनसीईआरटी ने क्या कहा है, ग्लोब्यूलिन्स के बारे में एनसीईआरटी ने कहा है कि यार, हाँ, ग्लोब्यूलिन्स के बारे में एनसीईआरटी कहती है कि अल्फा, बीटा एंड गामा ग्लोब्यूलिन्स, 3 तरीके के ग्लोब्यूलिन्स होते हैं। अब देखो अल्फा और बीटा का फंक्शन तो एनसीईआरटी ने दिया नहीं है, लेकिन नाम दिया है तो मैं आपको बता देती हूं। दीज टू ग्लोब्यूलिन
these two globulins help in ट्रांसपोर्ट ऑफ vitamins. तो ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स होते हैं, ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स होते हैं, ये ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं. दे आर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स. ठीक है, दे आर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स. ठीक है ना? यस. और जो गामा ग्लोबुलिन होता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट. कोविड के टाइम पे तो बच्चों ने बहुत ज्यादा ये वर्ड सुना भी होगा. आपने इम्यूनिटी का नाम तो सुना ही होगा बच्चों. कोविड के टाइम पे तो बहुत ज्यादा, मतलब एक नॉन साइंस स्टूडेंट को भी पूछ लो, किसी भी बेटा राह चलते आदमी को भी पूछ लोगे, उसको भी पता होता है हमें इम्यूनिटी को अच्छा रखना है, डिफेंस को हमें अच्छा रखना है ना. आदित्य बेटा धन्यवाद बेटा. ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं कि हमें डिफेंस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखना है. इम्यूनिटी की बात करते हैं, एंटीबॉडीज की बात करते हैं, इम्यूनोग्लोब्युलिन्स की बात करते हैं. तो इम्यूनोग्लोब्युलिन्स आपके एंटीबॉडीज यही हैं. गामा ग्लोब्युलिन्स इम्यूनोग्लोब्युलिन्स होती हैं. क्या होती है गामा ग्लोब्युलिन्स? दीज गामा ग्लोब्युलिन्स आर दी इम्यूनोग्लोब्युलिन्स. इम्यूनोग्लोब्युलिन्स. तो इम्यूनोग्लोब्युलिन्स है तो किस में हेल्प करेगी? डिफेंस. इम्यूनोग्लोब्युलिन्स है तो किस में हेल्प करेगी बच्चा पार्टी? डिफेंस में हेल्प करेगी. राइट? किस में हेल्प करेगी? डिफेंस में हेल्प करेगी. ठीक है, इसको फटाफट से नोट कर लो. दैट्स इट, दैट्स इट. ठीक है, लव यू लव यू लव यू बच्चों, लव यू ऑल बेटा. सारे बच्चों को बहुत सारा प्यार. ठीक है, मैं नाम ले नहीं पाती हूँ सबका, बहुत सारे बच्चे हैं यार. एक गर्म पानी. हाँ. मैं भूल गई थी कि मेरे को माइक ऑफ करके गर्म पानी, मेरे को, मैं जेन्युइनली आपको बता रही हूँ, मेरे को अजीब सा लगने लग गया है. जब आपको कोई टोक देता है ना बेटा, तो फिर अजीब तो लगता ही है. अब क्या करूं. डन 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 कर लो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों. इसी तरीके से नोट्स बनाना बेटा. ठीक है, क्योंकि इस तरीके से नोट्स शॉर्ट नोट्स लगते हैं. एक्चुअली में ये शॉर्ट नोट्स है नहीं, पर लगते शॉर्ट नोट्स है क्योंकि हम ना बहुत ज्यादा लंबे लंबे सेंटेंसेस नहीं लिख रहे हैं. तो लंबे सेंटेंसेस नहीं लिखेंगे तो थोड़ा सा ना लास्ट टाइम पे पढ़ने में आपको मौत नहीं आएगी. जब आपको बड़े बड़े बेटा सेंटेंसेस दिखते हैं ना, तो बड़ी मौत आती है कि इतना सारा रटना पड़ेगा, है ना. तो यही है. ठीक है, डन कर लो बच्चों. यस एवरीवन. अरे कौन सी वाली होती है डिफेंस की स्पेलिंग? सी वाली होती है या एस वाली होती है? कौन सा डिफेंस है ये? चलो चेक कर लेते हैं. यहां पे कौन सा डिफेंस होना चाहिए था? यहाँ पे सी वाला होना चाहिए था. अच्छा चलो ठीक है, ठीक है भाई, तुम भी मुझे कुछ सिखाई दो. तुमसे पढ़ के शायद मैं अंग्रेज बन जाऊं. डिफेंस. ठीक है, तुम्हारी तो बड़ी सही है यार अंग्रेजी. इसको तो दिखाने की जरूरत नहीं है, मैंने बना दिया है अभी. ठीक है, प्लाज्मा हम पढ़ चुके हैं. अब मैं आपको सीरम की बात बताती हूँ. व्हाट इज द सीरम? सीरम क्या होता है? ठीक है, चलो बेटा. एक वर्ड एक बच्ची पूछ भी रही थी, सीरम. हालांकि सीरम तो बेटा फेस के लिए भी आता है, फेस सीरम. हेयर के लिए भी आता है, हेयर सीरम. ठीक है, क्या एस वाला सही था? रॉन्ग क्या कर रहे हो तुम? अरे पागल बच्चों, तुमको मैं कुछ भी पूछती हूँ ना तो तुम मुझे गलत आंसर देते हो. मैं अपना वाला ही स्पेलिंग लिख रही हूँ. मैं अपना एस वाला ही, मैंने जो एस लिखा था मैं वही लिखूंगी. मैं पढ़ के आऊंगी फिर मैं बताऊंगी सी वाला क्या होता, कौन सा वाला. अरे होता है यार, ये कुछ ऐसी है रक्षा करने वाला. एक होता है डिफेंस, एक होता है डिफेंस. ठीक है, इट्स ओके. तुम्हें समझ में आया डिफेंस का मतलब क्या है? मैं प्रोटेक्शन लिख देती हूँ. ठीक है, आप छोड़ो बेटा, आप छोड़ो. आपको मतलब समझ में आ गया ना? अभी आप सुनो मैं क्या बोल रही हूँ. तो सीरम बेटा यहाँ पे वो वाला सीरम तो है नहीं, हेयर सीरम या फेस सीरम. ये मैं कौन से सीरम की बात कर रही हूँ? जो प्लाज्मा से ही बनता है. अगर मैं प्लाज्मा में से क्लॉटिंग प्रोटीन्स को हटा दूं तो वो जो पार्ट बच जाएगा वो आपका सीरम होता है. ठीक है, तो मैं क्या बोल रही हूँ? सीरम इज इक्वल्स टू प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर्स.
प्लाज्मा में से मैंने अगर क्लॉटिंग फैक्टर्स, कौन से क्लॉटिंग फैक्टर्स, जैसे आपके फिब्रिनोजेन, जैसे आपके प्रोथ्रोम्बिन, मैं अगर प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर्स को हटा दूंगी तो वो ही चीज बेटा किस में कन्वर्ट हो जाएगी, सीरम में कन्वर्ट हो जाएगी। तो अगर मैं आपको बेटा पूछूं कि क्या सीरम क्लॉट कर सकता है, तो आप बोलोगे सीरम क्लॉट नहीं कर सकता। C इज यूज्ड इन यूके, S इज यूज्ड इन, हाँ चलो एनसीईआरटी में S वाला है, चलो थैंक गॉड मैंने सही लिखा था। हाँ तो बेटा जी सीरम अगर आपसे पूछा जाए कि क्या सीरम क्लॉट कर सकता है, तो सीरम क्लॉट नहीं कर सकता, ठीक है। सिमन क्या यार, तुम जो इसमें लिख रहे हो मैं वही बोली जा रही हूं, मैं चैट ऑफ कर दूंगी बेटा अभी। हाँ सीरम क्लॉट नहीं कर सकता क्योंकि सीरम प्लाज्मा का वो हिस्सा होता है जिसमें क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं होते हैं बच्चों, ठीक है, डन, खत्म। तो प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा आपका, अगर मैं ब्लड में से फॉर्म्ड एलिमेंट हटा दूं तो वो प्लाज्मा है, और अगर मैं प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर हटा दूं तो वो सीरम है, ठीक है। लिम्फ क्या है वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब मैं बेटा सबसे पहले जो चीज शुरू करना चाहती हूं वो है आपके फॉर्म्ड एलिमेंट्स में इराइथ्रोसाइट्स यानी कि आरबीसी, ठीक है, नलाइको। हाँ करें। सबसे पहले बेटा हम स्टार्ट करते हैं किससे, हम शुरू करेंगे हमारे प्यारे प्यारे इराइथ्रोसाइट्स यानी कि आरबीसीसी नहीं, आरबीसी से। इसका डायमेंशन तो याद रखना नहीं है। मैं सबसे पहले बेटा क्या हेडिंग डाल रहे हो आप हेडिंग डालोगे क्या बच्चों, हेडिंग डालोगे फॉर्म्ड एलिमेंट्स, हेडिंग डालोगे क्या, फॉर्म्ड एलिमेंट्स। और फॉर्म्ड एलिमेंट्स में बेटा सबसे पहले क्या हेडिंग डालोगे, नंबर 1 हेडिंग डालोगे इराइथ्रोसाइट्स, इराइथ्रोसाइट्स या फिर रेड ब्लड सेल आरबीसी, ठीक है। ये हेडिंग डालो सबसे पहले, ये हेडिंग डालो बच्चों सबसे पहले, ठीक है। ये तो बेटा तुमने डाल ही लिया होगा, ठीक है हेडिंग। मैं सबसे पहले इसी डायग्राम में मूव कर जाती हूँ, ठीक है बच्चों। सबसे पहले मैं तुम्हें बताती हूँ, सब कुछ मैं सबसे पहले ही बताऊंगी, ठीक है। ये मेरा ना एक ऐसे निकलता है, सबसे पहले मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ, पहली बात तो ये, ठीक है, सारी बातें पहली बात होती है। तो इराइथ्रोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट में अगर आपको पूछा जाए सबसे ज्यादा अमाउंट में कौन से फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं, तो वो होते हैं आपके आरबीसी। वीडियो में देखोगे ना तो एग्जैक्टली ऐसे ही दिखते हैं जैसे बनाया हुआ है, पर बेटा ये डायमेंशंस प्लीज याद मत रखना। तो मैं इसको ना पहले ही वाइट इसको हटा देती हूँ, वरना तुम ना इसका डायमेंशन भी याद रख लोगे, ठीक है। तो ये याद नहीं रखना है। तो बेटा एग्जैक्टली ऐसे ही दिखता है। अभी मैं आपको एनिमेशन दिखाऊंगी तो उसमें भी ना ऐसा ही दिखेगा। अगर आप ऊपर से देखोगे तो ऐसा दिखेगा, और इसका सेक्शन कर दोगे तो साइड से ऐसा दिखेगा, ठीक है। हाँ तो सबसे हाई अमाउंट में बेटा आपके आरबीसी होते हैं मिलियन में, मिलियन 5 से 5.5 मिलियन पर mm³ ऑफ योर ब्लड, 5 से 5.5 मिलियन पर mm³ ऑफ योर ब्लड। मैं कंपेयर ही कर देती हूं, सबसे ज्यादा ये हो गए। सेकेंड आपके बेटा होते हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स कितने होते हैं बेटा, 1.5 लाख से 3.5 लाख पर mm³ ऑफ योर ब्लड, ठीक है। और मैं अगर इसकी बात करूं डब्ल्यूबीसी, वो सबसे कम होते हैं, ठीक है, 6,000 से 8,000 पर mm³ ऑफ ब्लड। और अगर मैं आपको एक बात बताऊं, शायद बहुत सारे बच्चों ने बेटा सुना भी होगा, ब्लड कैंसर के बारे में सबने सुना है, ब्लड कैंसर, है ना। चलो बहुत सारे बच्चे पढ़ के आए हैं तो अच्छा लगता है, तुम इसके बारे में ऑलरेडी आंसर दे रहे हो, विच इज अ गुड थिंग। ब्लड कैंसर, कई लोग कहते हैं ना मैम डब्ल्यूबीसी तो मैम डिफेंस कर रही है, मैम ज्यादा होनी चाहिए तो मजा आ जाता। मैम ऐसे तो बेटा ज्यादा तो दिमाग भी होना चाहिए था, है ना, है ही नहीं, तो वो तो हम कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन ज्यादा होने से बेटा प्रॉब्लम हो जाएगी। ब्लड कैंसर में डब्ल्यूबीसी का अमाउंट ही बढ़ जाता है, ठीक है, ल्यूकीमिया बोलते हैं, और डब्ल्यूबीसी का ही अमाउंट बहुत ज्यादा एबनॉर्मल तरीके से बढ़ जाता है, ठीक है। तो एक्चुअल में सबसे कम अगर तुम बेटा अमाउंट में देखो ना, तो मैं पहले तो इसका नंबर लिख देती हूं कि इसका नंबर जो होता है हेल्दी ह्यूमन बीइंग में 5 to 5.5 मिलियन पर mm³ ऑफ ब्लड, पर mm³ ऑफ ब्लड। और मैं ना ऊपर में ना
एक नोट डाल के आपको कंपेयर भी करा देती हूं, ठीक है, एक कंपेयर भी करा देती हूं कि सबसे ज्यादा आरबीसी, ठीक है, जो कि होती है बच्चों क्या 5 से 5.5 मिलियन पर mm क्यूब ऑफ ब्लड, ठीक है। फिर होती है बच्चों प्लेटलेट्स, कितनी बेटा 1.5 से 3.5 लाख, ठीक है। फिर होती है बच्चों क्या आपकी वाइट ब्लड सेल्स, जो होती है सिर्फ 6000 से 8000, ठीक है। तो एक बार कंपैरिजन में यहीं पे याद रह जाएगा, ठीक है, यहीं पे याद आ जाएगा, ठीक है ना। हाँ, अब बेटा अगर मैं बात करूं, अब देखो हेल्दी इंडिविजुअल का 5 से 5.5 मिलियन होता है, हालांकि फीमेल मेल में थोड़ा बहुत वेरी करता है, बट एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है हमें सिर्फ एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बेटा चलना है, ठीक है ना। अब आरबीसी का जो शेप होता है और साइज होता है, हालांकि डायमेंशंस नहीं है तो हम साइज तो वैसे करके देखेंगे नहीं, इसको आप बोल सकते हो सर्कुलर होता है या बाई कॉनकेव होता है, ठीक है। डिस्क लाइक होता है, एक्चुअल में ना डिस्क जैसा होता है। तो डिस्क जो होती है ना, इस साइड से भी अंदर की तरफ पिचकी होती है ऐसे ऐसे, ठीक है, और इस साइड से भी पिचकी होती है ऐसे। तो डिस्क लाइक ऐसे पिचकी हुई क्यों होती है बच्चों आपकी आरबीसी, और बाई कॉनकेव, या तो सर्कुलर बोल लो या सर्कुलर एंड बाई कॉनकेव, ऐसे करके बेटा डिस्क लाइक पिचकी क्यों होती है, क्योंकि भाई इसमें न्यूक्लियस, देखो ऐसा नहीं है कि आरबीसी में कभी न्यूक्लियस था ही नहीं, आप सबको बेटा शायद पता हो, अगर नहीं पता है तो मैं बता रही हूं, ये सारे जो ब्लड के सेल्स हैं या ब्लड की प्लेटलेट्स, ये बनती कहां है बच्चों, आप मुझे आंसर दे सकते हो, ये बनती कहां है, कहां बनती हैं, जल्दी बताओ। आपकी जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स है, चाहे प्लेटलेट्स हो, चाहे डब्ल्यूबीसी हो, चाहे आपके आरबीसी हो, इनकी पैदाइश कहां की है, कहां पैदाइश है इनकी, ये बनते कहां से हैं, बोन मैरो। और बोन मैरो क्या होता है, और बोन मैरो कहां होता है, बोन मैरो क्या होता है और बोन मैरो कहां होता है, मैं एक बार देख लेती हूं, मैंने आगे लिखा हुआ है क्या, कुछ फॉर्मेशन लिखा हुआ है ना, तो आगे, पर कोई नहीं, चलो। हाँ, तो मैं यहां पे पहले तो लिख देती हूं कि इनका शेप एंड साइज, दे आर बाई कॉनकेव डिस्क लाइक सर्क्यूलर, ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। अब बोन मैरो होता क्या है बच्चों, पहले ना मैं आपको यहां पे कॉन्टेक्स्ट दे देती हूं कि आपने यहां तक लिख लिया है, आपने यहां तक लिख लिया है, पहले एक बार मेरे को यस यस या नो बता दो, आर यू ऑल डन टिल हियर, यहां तक कर लिया है बच्चों, या यहीं पे तुम्हें यहां पे ना जगह नहीं है इसलिए मैं नहीं बता रही हूं, अगले पेज में बताऊंगी, यहां तक तो कर लिया ना। हमारी जो बॉडी में बेटा लंबी लंबी हड्डियां होती है ना, लॉन्ग बोन्स, जैसे कि लॉन्ग बोन्स में तुमने थाई बोन्स पढ़े होंगे, है ना, या यहाँ पे जो हमारी बोन्स है, हमारी जो बेटा बॉडी की लॉन्ग बोन्स होती हैं, आप बोन्स के बारे में पढ़ेंगे भी आगे के चैप्टर में। तो बोन्स के अंदर बेटा जो मटेरियल होता है उसे बोन का मैरो कहते हैं, बोन मैरो, जो 2 तरीके की बोन मैरो होती है। आपने बेटा टीवी में तो देखा ही होगा ना, टीवी में कार्टून्स में भी तो बेटा कई सारे कार्टून्स में बोन्स का शेप तो आपने देखा होगा, तो हम वैसा ही एक बोन बनाएंगे, ठीक है। तो बोन के अंदर जो सब्सटेंस होता है उसे हम बोलते हैं बोन मैरो। मैं एक लॉन्ग बोन का ऐसे डायग्राम बना के तुम्हें थोड़ा सा समझाने की कोशिश करती हूँ कि जैसे ये एक आपका बोन है, अरे बहुत छोटा सा बन गया ये यहाँ, ये बोन है, ठीक है। तो बोन के बेटा सेंटर पे जो मैरो होता है, सेंटर पे जो सब्सटेंस होता है उसे येलो बोन मैरो कहते हैं, उसे येलो बोन मैरो कहते हैं, ये जो सेंटर पे जो सब्सटेंस होता है। और जो बोन के बेटा एंड पे जो सब्सटेंस होता है ना, इस साइड पे, जिससे मैं रेड कलर से बना रही हूं, ये होता है रेड बोन मैरो। ये क्या होता है बच्चों, ये होता है रेड बोन मैरो। तो येलो बोन मैरो एंड रेड बोन मैरो, समझ आ रही है बात, येलो बोन मैरो एंड रेड बोन मैरो, ठीक है। दिस इज नॉट योर काम का,
बिकॉज इससे मेरे को कोई, इसमें आपके नॉर्मल कंडीशन में ब्लड सेल्स नहीं बनती हैं, तो मैं येलो बोन मैरो का तो अभी काम का नहीं है, पर मैं लिख दे रही हूँ क्योंकि बनाया है ऑब्वियसली। और ये जो है ना बच्चों, इसे हम क्या बोल रहे हैं, रेड बोन मैरो। तो एक चीज ध्यान रखना, रेड बोन मैरो ऊपर की तरफ भी है और रेड बोन मैरो नीचे की तरफ भी है। आपके जितने भी फॉर्म्ड एलिमेंट्स के कंपोनेंट हैं, वो सारे फॉर्म्ड एलिमेंट्स के कंपोनेंट्स जो बेटा बनते हैं वो आपके बोन मैरो में ही बनते हैं। वो कहां बनते हैं बच्चों, वो बोन मैरो में ही बनते हैं, रेड बोन मैरो में ही बनते हैं। अब बेटा मैं आपको ना एक ऐसी चीज बता रही हूं जो जानना जरूरी है, वर्ड टू वर्ड तो एनसीईआरटी में दिया नहीं हुआ है। कई लोगों ने स्टेम सेल नाम का वर्ड सुना होगा, नहीं सुना होगा तो कोई बात नहीं, अब तो सुन लिया होगा जब मैं आपको समझाऊंगी, ठीक है। आपके चाहे रेड ब्लड सेल्स हो, आपके चाहे व्हाइट ब्लड सेल्स हो, आपके चाहे प्लेटलेट्स हो बच्चों, वो सारों का जो सोर्स है वो एक इकलौता एक जगह से बन रहा है और वो एक जगह है आपका रेड बोन मैरो। रेड बोन मैरो में बेटा कुछ सेल्स होते हैं जिन्हें आप स्टेम सेल्स बोल सकते हैं। यहां कुछ सेल्स होते हैं बच्चों जिन्हें आप स्टेम सेल्स बोल सकते हैं। बेटा देखो, मैं इसकी बिल्कुल गहराई पीएचडी में तो नहीं जा रही हूं, सिर्फ आपको ये समझाने की कोशिश कर रही हूं कि डिफरेंट टाइप के बेटा स्टेम सेल्स एग्जिस्ट करते हैं। किसी को टोटीपोटेंट बोला जाता है, किसी को प्लूरीपोटेंट बोला जाता है, किसी को मल्टीपोटेंट बोला जाता है। इसका मतलब ये होता है कुछ स्टेम सेल्स, कुछ सेल्स ऐसी होती हैं जिनसे आप जो मर्जी चाहो वो बनवा सकते हो। आपने बोला तुम ये ऑर्गन बना दो तो वो ये ऑर्गन बना देगा, एक्स ऑर्गन, वाई ऑर्गन, जो मर्जी वही बना दे, तो वो टोटीपोटेंट कहलाता है, टोटल पोटेंशियल। कई सारे स्टेम सेल्स होते हैं जो प्लूरीपोटेंट कहलाते हैं। प्लूरी सिंगुलर और प्लूरल, प्लूरल मतलब होता है मैनी। वो बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ पार्ट्स को बना सकते हैं, सेल्स को बना सकते हैं, बट नॉट ऑल, ठीक है। तो यहां पे बेटा आपको ना टोटीपोटेंट, मल्टीपोटेंट, प्लूरीपोटेंट का कोई काम नहीं है कि मैम इसकी डेफिनेशन क्या है, यहाँ पे क्या है एग्जैक्टली। आपको मैं सिर्फ एक लाइन ये बताना चाहती हूँ कि बेटा यहाँ पे स्टेम सेल्स होती हैं कुछ, और वो स्टेम सेल्स ही ना माँ होती है। माँ मतलब माँ क्या करती है, जन्म देती है, तो वो माँ होती है इन सारे फॉर्म्ड एलिमेंट्स के। कहीं ना कहीं उन्हीं स्टेम सेल से बेटा आगे जाके आरबीसी बनती है, कहीं ना कहीं उन्हीं स्टेम सेल से बेटा, जैसे कि हम कोई भी अगर फ्लोचार्ट देखते हैं, जैसे कि एक्स से बेटा ये दो सब चीजें बनी, इस सेल ने फिर बेटा ये दो चीजों को बनाया, इस सेल ने इन दो चीजों को बनाया, इस सेल ने फिर ये दो चीजों को बनाया, इसने फिर बेटा तीन चीजों को बनाया। इस तरीके का आप कुछ फ्लो चार्ट तो मतलब बनाते होगे ना, या समझ तो पाते होगे इस तरीके की ब्रांचिंग को। तो सारों का सोर्स जो है ना यही वाला सेल है, जिसे मैं क्या बोल रही हूं, जिसे मैं स्टेम सेल बोल रही हूं। इसी स्टेम सेल से आगे जाके कभी आरबीसी बनेगा, इसी से आगे जाके कभी प्लेटलेट बना होगा, या इसी से आगे जाके कभी डब्ल्यूबीसी बना होगा। सारे के सारों का जो सोर्स है वो यही स्टेम सेल है। समझ आ गई बच्चों बात? यस, राइट। तो मैं यहां पे क्या लिखना चाह रही हूं बच्चों, यहां पे मैं क्या लिखना चाह रही हूं, यहां पे मैं ये लिखना चाह रही हूं कि मैम यहां पे जो सेल्स है हमारे ये हैं हमारे स्टेम सेल्स, सोर्स ऑफ ऑल फॉर्म्ड एलिमेंट्स, सोर्स ऑफ ऑल फॉर्म्ड एलिमेंट्स। ठीक है, ठीक है। तो इसी से आगे जाके बना आरबीसी, ऐसे ऐसे करके बनाओ, डॉट 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 करके, तो उससे ना ये समझ में आएगा कि इससे आगे जाके आरबीसी बना होगा, इसी से आगे जाके डब्ल्यूबीसी बना होगा। अब प्लेटलेट्स के लिए मैं तुम्हें वो बात बता देती हूँ जो एनसीईआरटी में गिवन है, क्योंकि प्लेटलेट्स में ना दिया हुआ है कि प्लेटलेट्स जिन स्पेसिफिक सेल से बनते होंगे वो मेगा कैरियोसाइट होते हैं, जिनसे बनेगा प्लेटलेट। इस लाइन का मतलब मैं समझा रही हूं लास्ट वाले का, ठीक है। मैंने क्या बोला बच्चों, मैंने ये बोला आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये सारे के सोर्स कौन है बेटा, यही स्टेम सेल। ये सारे के सारे फॉर्म्ड एलिमेंट्स बेटा किससे बने होंगे मैम, इन्हीं स्टेम सेल से बने होंगे।
ठीक है। लेकिन मैंने प्लेटलेट्स के लिए ना बेटा एक चीज लिख दी है, यहाँ पे एक सेल का नाम लिखा हुआ है जिससे मैं बोल रही हूँ मेगा कैरियोसाइट, क्योंकि एनसीईआरटी में इसका नाम गिवन है कि प्लेटलेट्स डायरेक्टली जिससे बनती है वो है मेगा कैरियोसाइट। ठीक है, तो इसमें भी बेटा ऐसा थोड़ी है कि स्टेम सेल ने डायरेक्टली आरबीसी को बना दिया। स्टेम सेल ने पहले किसी को बनाया होगा, फिर उसने किसी को बनाया होगा, फिर उसने किसी को बनाया होगा, फिर आगे जाके आरबीसी बनी होगी। मल्टी स्टेप में हुआ होगा ना, एक स्टेप में तो हुआ नहीं होगा। लेकिन एनसीईआरटी में ये वाला स्टेप प्लेटलेट्स के लिए गिवन है कि स्टेम सेल से स्टेप्स हो के आगे जाके सबसे पहले मेगा कैरियोसाइट बनता है और मेगा कैरियोसाइट से आगे जाके प्लेटलेट बनेगा, क्योंकि एनसीईआरटी में गिवन है इसलिए मैं बता रही हूं। ठीक है, एक बार मेरे को थम्स अप दे दो अगर डन हो गया तुम लोगों का, एक बार मेरे को थम्स अप दे दो अगर बेटा समझ आ गया है मतलब तुम लोगों को। ठीक है, ठीक है। और अल्टीमेट कंक्लूजन क्या कि आपका जो रेड बोन मैरो होता है मैम, रेड बोन मैरो इज द सोर्स ऑफ ऑल दी फॉर्म्ड एलिमेंट्स, ऑल दी फॉर्म्ड एलिमेंट्स। ठीक है ना, डन, डन एवरीबॉडी, ठीक है ना, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलो शाबाश। अच्छा मैं बता क्या रही थी और कुछ तो बताना था मेरे को। हाँ, मैं तुम्हें ये बता रही थी बच्चों कि क्या आरबीसी की शक्ल हमेशा से वैसी दिखती है? क्या आरबीसी की शक्ल हमेशा से वैसी दिखती है? अच्छा, यहाँ पे तुम्हें एक और लाइन लिखनी थी ना, यहाँ पे तुम्हें एक और लाइन लिखनी थी। क्या यहाँ पे तुम्हें एक और लाइन ये लिखनी थी कि ये ई न्यूक्लिएटेड होते हैं, यानी इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता है, सर्कुलर तो है ही। यहाँ पे एक और चीज लिखनी थी, ये ई न्यूक्लिएटेड होते हैं। ई न्यूक्लिएटेड का मतलब नो न्यूक्लियस, सिर्फ न्यूक्लियस नहीं होता बल्कि नो सेल ऑर्गेनेलीज, इनके पास कोई अदर सेल ऑर्गेनेलीज भी नहीं होती हैं। नो सेल ऑर्गेनेलीज एंड नो न्यूक्लियस, कोई न्यूक्लियस नहीं होता। क्यों नहीं होता बेटा इनके पास न्यूक्लियस? आपने अगर बेटा यहाँ पे जगह नहीं रखी है, अगर आपने यहाँ पे जगह नहीं छोड़ी है तो आप कोई बात नहीं यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, आप जो यहाँ पे लिख रहे हैं ना, यहाँ पर यहीं पे लिख लीजिए कि आरबीसी इज ई न्यूक्लिएटेड। इफ यू डोंट हैव स्पेस तो यू कैन राइट इट हियर, देन फंक्शन हम आगे से कंटिन्यू करेंगे। इसके पास न्यूक्लियस क्यों नहीं है? क्योंकि आपको सारा का सारा स्पेस क्रिएट करना था इतने बड़े से स्ट्रक्चर के लिए जिसे आप हीमोग्लोबिन बोलते हैं। हीमोग्लोबिन को भैया जगह चाहिए। आप अगर घर में किसी को अपने इनवाइट कर रहे हो तो घर में जगह भी तो होनी चाहिए। तो हीमोग्लोबिन के लिए स्पेस क्रिएट करना था, इसीलिए ई न्यूक्लिएटेड हो गई। लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों कि हमेशा से इसके पास न्यूक्लियस नहीं था। जैसे मैंने बोला ना, ए से बी बनता है, बी से सी, सी से ई, ई से एफ, फिर आगे जाके कभी आरबीसी बना होगा। तो आरबीसी की जो पहले की स्टेजेस होती है ना बच्चों, उन स्टेजेस में न्यूक्लियस था। इनफैक्ट आरबीसी जब इमेच्योर होती है तो उसके पास न्यूक्लियस होता है, उसके पास न्यूक्लियस होता है। लेकिन जब वो मैच्योर हो जाती है तो वो न्यूक्लियस को रिमूव कर देती है। और आपको मैं एक और बात बता दूं कि अगर आपके आरबीसी में से न्यूक्लियस नहीं हटा तो ऐसी आरबीसी आपकी बॉडी में एबनॉर्मल मानी जाएगी और उसका कोई काम नहीं होगा, उसको बॉडी से डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। इट इज ऑफ नो यूज, इट इज ऑफ नो यूज। समझ आ गई बच्चों बात? इमेच्योर आरबीसी में यू हैव बेटा व्हाट? इमेच्योर आरबीसी में यू हैव द न्यूक्लियस, बट इन अ मैच्योर आरबीसी, in a mature RBC there is no nucleus because the entire space has been created for hemoglobin. ठीक है? यस यस। चलो, तो आपके पास जगह नहीं थी तो आप यहां पे कर लो, मैं यहां पे लिख दे रही हूं entire space created for hemoglobin। HB का क्या मतलब है? हीमोग्लोबिन। ठीक है, और मैं एक चीज और बताने वाली थी, इमेच्योर आरबीसी हैज न्यूक्लियस। और बेटा इसलिए जब न्यूक्लियस हटता है ना तो ये इसी तरीके से डिस्क लाइक दिखती है, ऐसा लगता है अंदर से ऐसे गड्ढा हो गया है। तो न्यूक्लियस हटती है ना, इसीलिए ऐसे गड्ढे टाइप का दिखता है। ठीक है, ठीक है बेटा? हाँ
डन कर लो। फंक्शन क्या होगा बच्चों, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आरबीसी, ये तो बताने की भी जरूरत नहीं है, ये तो बताने की भी जरूरत नहीं है। यस, व्हाट विल बी द फंक्शन, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। आरबीसी क्या कर रही है, ट्रांसपोर्ट कर रही है गैसेस का, और क्या है ना। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ठीक है। लाइफ स्पैन इसकी होती है बेटा 120 दिन की, ये 120 दिन तक जिंदा रहते हैं और उसके बाद बेटा इनकी डेथ हो जाती है। और इनका जो ग्रेवयार्ड होता है, ग्रेवयार्ड तो सबको पता ही है, ग्रेवयार्ड में क्या होता है, डेड बॉडीज। तो आपकी आरबीसी का ग्रेवयार्ड जो होता है, आरबीसी की डेथ जहां आपको दिखती है, दैट प्लेस इज स्प्लीन, ठीक है। स्प्लीन एक ऑर्गन है, स्प्लीन आपके बॉडी में एक ऑर्गन होता है, स्प्लीन इज कॉल्ड एज ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, वहां पे आरबीसी की डेथ होती है, ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। एक बात मुझे बता दो, क्या यहां तक कोई दुखद समस्या, फिर एनसीईआरटी रीडिंग करेंगे, फिर एनसीईआरटी रीड करेंगे, ठीक है। अच्छा ये बेटा एक चीज और फॉर्मेशन में एक चीज रह गई बेटा, आपको पता है पहली बार आरबीसी कब बनी है, पहली बार आरबीसी कब बनी है, क्या हमेशा से हमारे बोन मैरो में बनती थी, नहीं, ठीक है। मैं यहां पे लिख दे रही हूं छोटा छोटा, ठीक है, थोड़ा सा तुम एडजस्ट कर लेना। जब हम मदर के वूम के अंदर होते हैं ना, यूट्रस के अंदर होते हैं हमारी, अब मैं कुछ ऐसे नाम लूंगी जो 12th क्लास में अगर तुम पहुंचोगे तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ोगे, वहां पे बेटा योक सैक नाम का एक स्ट्रक्चर होता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में। जब हम मदर के बॉडी के अंदर होते हैं, बॉल जैसे दिखते हैं, हमारे हाथ पैर भी नहीं बने होते ऐसे, तो हमारा एक स्ट्रक्चर होता है जिसे बोला जाता है योक सैक। ये वो वाला योक नहीं है जो तुम समझ रहे हो, अंडे वाला योक, ठीक है, दिस डिफरेंट। तो हमारा सबसे पहले, जो हम सबसे ज्यादा पहले अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में थे, तो हमारे योक सैक में बनता था, और फिर बेटा लेटर ऑन एम्ब्रियोनिक स्टेज में हमारे लिवर में बनता है, ठीक है। एडल्ट में जो होता है ना बेटा, एडल्ट में बोन मैरो में बनता है, ठीक है, एडल्ट में बेटा बोन मैरो में बनता है। क्या मेरी बात सारे बच्चे समझ पा रहे हैं, यस और नो, ठीक है। तो आरबीसी का फाइनल जो हमेशा से सिंथेसिस होगा बेटा, दैट सिंथेसिस विल बी इन योर बोन मैरो, पर आपकी अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में बेटा योक सैक में बेटा बनती है। इनफैक्ट बेटा स्प्लीन में भी, लेटर एम्ब्रियोनिक स्टेज में लिवर और स्प्लीन दोनों में बनता है, ठीक है। तो मैं क्या बोल रही हूं, फॉर्मेशन के लिए ना आप एक चीज ऐड कर लो, जब हम सबसे पहले सबसे छोटू होते हैं, सबसे पहले के अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हैं, तो बेटा एक स्ट्रक्चर होता है जिसे बोला जाता है योक सैक। जब हम अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हैं ना, तो योक सैक के बारे में कब पढ़ोगे, 12वीं में पढ़ोगे, इसके पीछे ज्यादा रिसर्च मत करना, ठीक है। और जब हम थोड़े और बेटा बड़े हो जाते हैं, लेट एम्ब्रियोनिक स्टेज में आते हैं, तो हमारा लिवर इस चीज को ओवरटेक करता है, इनफैक्ट स्प्लीन में भी बनता है। तो लिवर और स्प्लीन दोनों, स्प्लीन ग्रेवयार्ड भी है और स्प्लीन में सिंथेसाइज भी होता है, ठीक है। और बोन मैरो एडल्ट्स में, एडल्ट्स में बेटा हमारे बोन मैरो में ही बनता है, दैट्स इट, दैट्स इट, ठीक है। अब पहले एक बच्चा कह रहा है मैम आई एम वेरी टायर्ड, तो बेटा टेक रेस्ट, स्लीप वेल, गुड नाइट, ठीक है। बेटा सबसे पहले ना हम क्या करेंगे, एनसीईआरटी की रीडिंग करेंगे, एनसीईआरटी की रीडिंग करके फिर वो वीडियो देखेंगे, फिर हमारे पास टाइम होगा, टाइम तो होगा ही, हम क्या करेंगे फिर डब्ल्यूबीसी इसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। पर पहले एनसीईआरटी की रीडिंग करते हैं, ठीक है, पहले एनसीईआरटी की रीडिंग करते हैं। आप मुझे बताओ कि क्या आप लोगों ने यहां तक डन 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 कर लिया है, नो स्पेस टू राइट, तो इसको बेटा नोट डाल के लिख लो ना, इसको नोट डाल के लिख लो, इसको नोट फॉर्म में लिख लो ना, एडजस्ट करना होता है बेटा, सारी चीजें मैम से थोड़ी पूछनी होती है, एक नोट डालो और नोट डाल के लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ वो तो मैंने देखा ही नहीं, आ ही नहीं रहा है,
इसीलिए नहीं जा रहा है क्या बच्चों के पास? ठीक है, डन। चलो बेटा एक नोट, अरे ऐसा होता है ना बेटा कभी कि मैम स्पेस नहीं है, ये नहीं है, बेटा खुद ही एडजस्ट कर लिया करो, एक नोट फॉर्म में ऐड कर लिया करो। अब मैम को तो तुम एकदम बेटा, चलो प्लाज्मा के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी खोलो, प्लाज्मा कहां दिया हुआ है एक बार मेरे को बताओ। स्ट्रॉ कलर्ड, थोड़ा स्लाइट येलो स्ट्रॉ कलर, बिल्कुल हल्का, ठीक है। 193 बेटा ये तुम्हारा होमवर्क है कि स्प्लीन कहां होता है, गूगल है तुम्हारे पास? मैं बेटा बॉडी का डिसेक्शन करके नहीं बताऊंगी अभी, ठीक है, थोड़ा सा खुद तुम रिसर्च करके आओ, फिर नहीं मिलेगा तो मैं तुम्हें डेफिनेटली बताऊंगी एग्जैक्ट पोजीशन स्प्लीन की, ठीक है। तुम एक इमेज देखना बहुत आसानी से बेटा स्प्लीन की लोकेशन, और तुम्हें उससे ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि एग्जैक्ट पोजीशन स्प्लीन की कहां होती है। नहीं पता चलेगा तो आई विल ब्रिंग इमेज फॉर यू गाइज इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। 278 एंड 195 या 193 देख लो। विस्कस फ्लूइड होता है, थोड़ा गाढ़ा फ्लूइड होता है, 55% होता है आपके ब्लड का, ठीक है। आपको नहीं मिलेगा ना बेटा तो मैं आपको बता दूंगी, कोई दिक्कत नहीं, ये मत सोचना कि मैम बताएंगी नहीं, ठीक है ना। 90 से 92% ऑफ द प्लाज्मा इज वाटर, प्रोटीन कॉन्ट्रीब्यूट 6 to 8% ऑफ इट, ठीक है, यस। हाँ, fibrinogen, globulin, albumin are the major plasma proteins. Fibrinogens are needed for clotting or coagulation of blood. Globulins are involved in defense. मैंने सही स्पेलिंग लिखी थी, डिफेंस, ठीक है, डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी, एंड एल्ब्यूमिन हेल्प इन ऑस्मोटिक बैलेंस। और बेटा एक बात कहूं, इस लाइन के अलावा इधर उधर आड़ा तिरछा कोई क्वेश्चन नहीं आता। एल्ब्यूमिन प्रोटीन मेंटेन ऑस्मोटिक बैलेंस, ग्लोब्यूलिन बेटा हेल्प इन डिफेंस, गामा ग्लोबुलिन करती है स्पेसिफिकली, एंड क्लॉटिंग प्रोटीन यानी फिब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन हेल्प्स इन क्लॉटिंग, ठीक है। फिर आपके आयंस होते हैं स्मॉल अमाउंट में, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, लिपिड्स एक्सेट्रा आर प्रेजेंट इन प्लाज्मा, दे आर ऑलवेज इन ट्रांजिट स्टेट, इधर उधर जाते रहते हैं, ठीक है। फैक्टर्स फॉर क्लॉटिंग ऑफ ब्लड आर प्रेजेंट इन प्लाज्मा इन इनएक्टिव फॉर्म, क्योंकि आपकी नॉर्मल कंडीशन में प्लाज्मा ब्लड क्लॉट थोड़ी हो रहा है, तो नॉर्मल कंडीशन में ये इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, जब क्लॉटिंग होनी होती है तब इनका एक्टिवेशन होता है, ठीक है। प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर इज कॉल्ड एज सीरम। अगर मैं प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर्स को हटा दूं तो वो सीरम में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी गूगल करके देख लिया है कि कहां पे स्प्लीन का लोकेशन है, कमेंट्स में बताना, कमेंट्स में पढ़ूंगी। नियर टू स्टमक, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। पर पता है कि अगर मैं तुम्हें बता भी दूं ना मैम नियर स्टमक होता है, तो तुम्हें आई थिंक डायग्राम देखने से ज्यादा समझ में आएगा, है ना। जब तुम ड्रॉ मतलब तुम पोजीशन देख लेते हो ना और देख लेते हो कि एग्जैक्टली कैसा दिखता है, तो ज्यादा समझ में आएगा। भले मैं बोल दूं इसके पास होता है, इसके करीब होता है, इसके पीछे होता है, इसके आगे होता है, स्टमक के पास होता है ना। चलो, इराइथ्रोसाइट्स और रेड ब्लड सेल्स आर द मोस्ट अबंडेंट ऑफ ऑल दी सेल्स इन द बॉडी, ठीक है। A healthy adult man on an average has 5 to 5.5 million RBC per mm cube of blood, ठीक है। RBCs are formed in red bone marrow in adult. RBC का फॉर्मेशन रेड बोन मैरो में होता है। RBCs are devoid of nucleus. RBC के पास कोई, डिवॉइड मतलब एब्सेंट, RBC के पास न्यूक्लियस नहीं होती है। In most of the mammals and biconcave in shape. हम भी क्या है, मैमल्स, मैक्सिमम मैमल्स में न्यूक्लियस नहीं होती है विद सम एक्सेप्शन, ठीक है, लाइक कैमल, ठीक है। एंड क्या शेप होता है, बाइकॉनकेव इन शेप, ठीक है। तो हम मैमल से, ये बात तो पता है ना, हम मैमेलिया से बिलोंग करते हैं। ह्यूमंस आर द एग्जाम्पल ऑफ क्लास मैमेलिया, हम फाइलम कॉर्डेटा है, हम क्लास मैमेलिया। अच्छा तुम्हें तो एनिमल किंगडम पढ़ाई दिया है, तो हम तो क्लास मैमेलिया है ना। तो मोस्ट ऑफ द मैमल्स में बेटा डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस विद सम एक्सेप्शंस लाइक कैमल, मैंने बताया, उन
एक्सेप्शंस को छोड़ दो, ठीक है। दे हैव रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन कॉल्ड एज हीमोग्लोबिन, जिसके बारे में हम ऑलरेडी बॉडी ब्रीदिंग वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। कलर एंड नेम ऑफ दीज सेल्स आर बिकॉज ऑफ द हीमोग्लोबिन। ये वाला बेटा डेटा आप नोट डाल के लिख लो, क्योंकि हम जब बेटा कैलकुलेशंस करवाते हैं तो हम आपको 100 ml के लिए 15 ग्राम हीमोग्लोबिन बोलते हैं। मैंने वहां पे भी तुम्हें बताया था कि अगले चैप्टर में ये दिया हुआ है कि 12 से 16 ग्राम होता है, पर जब हमें कैलकुलेशन करनी होती है ना तो हम 15 ग्राम लेके चलते हैं, है ना। तो आप ऐसे लिख सकते हो कि हेल्दी इंडिविजुअल में पर 100 ml एवरेज में 12 से 16 ग्राम होता है। फीमेल में थोड़ा कम होता है, मेल्स में ज्यादा होता है, ठीक है। तो आप ये लिख सकते हो, हमने कैलकुलेशन करने के लिए 15 का डेटा लेके चले थे हम, है ना। These molecules play a significant role in transport of respiratory gases, बता चुके हैं हम। एवरेज लाइफ स्पैन 120 दिन की होती है और ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं स्प्लीन में, जिसे बोला जाता है ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। दैट्स इट, ठीक है, दैट्स इट। अब हम क्या करेंगे, एक दैट्स इट क्या अभी खत्म नहीं हुआ है बेटा, अभी एनसीईआरटी की रीडिंग खत्म हुई है। मैं अभी आपको क्या दिखाती हूँ, देखो मैं आपको ऑनेस्टली बता रही हूँ, ये वीडियो में ऐसा कुछ बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। तुम नहीं भी देखोगे ना बेटा ये वीडियो तो तुम्हें ये इमेजिन हो जाएगा कि हमारा ब्लड कैसे दिखता है, कैसे होता है, ब्लड में लिक्विड पार्ट कैसा होगा उसमें। और बहुत ही छोटी सी एक वीडियो है 15-20 सेकंड की, ठीक है, फिर भी मैं तुम्हें दिखा दे रही हूं कि शायद तुम्हें और बेटर अंडरस्टैंडिंग हो कि किस तरीके से आपके फॉर्म्ड एलिमेंट्स आपके प्लाज्मा में बह रहे होते हैं। एनिमेशन तो बेटा वहां पे मजा आएगा ना जहां जरूरत है, जैसे हार्ट का एनिमेशन दिखाऊंगी मैं तुम्हें कार्डियक साइकिल में या डबल सर्कुलेशन में या हार्ट का इंटरनल स्ट्रक्चर, तब तो कोई लॉजिक भी बनता है, बट इट्स ओके, ठीक है। चलो देख लेते हैं एक बारी ना, इसको क्या करना है, मैं नाम भूल गई यार, ये ऑन करना था क्या युगल? चलो मैंने इसको मिनिमाइज कर दिया बच्चों, ठीक है, वो अभी है नहीं तो मैं आपको यहां से दिखाती हूँ। आप देखो इसको, देखो ये आपका ब्लड, अरे 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 बहुत जल्दी गया, बहुत जल्दी गया। ये आपका बेटा दिखा रहे हैं कि ब्लड वेजल्स में से ब्लड बह रहा है और ब्लड में किस तरीके से बह रहा है, सारे कंपोनेंट्स से। ये आपका हार्ट है, हार्ट पंप कर रहा है ब्लड को, और देखो ब्लड में सारे ये जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स है, ये देखो आरबीसी एग्जैक्टली वैसा ही दिख रहा है ना जैसे मैं आपको बोल रही थी डिस्क शेप बाइकॉन्केव। ये आपका डब्ल्यूबीसी, ठीक है, हालांकि डब्ल्यूबीसी तो अलग अलग टाइप के होते हैं, सॉरी वो प्लेटलेट था शायद, और ये है डब्ल्यूबीसी, ठीक है। और ये है आपका प्लाज्मा, ये है आपका प्लाज्मा। तो प्लाज्मा में ये सारे सेल्स कितने बेहतरीन तरीके से फ्लो कर रहे हैं, एक और बार देख लो। ये आपका हार्ट ने पंप किया, अरे आवाज की क्या जरूरत है, मेरी आवाज सुनो। और ये देखो प्लाज्मा में ये सारे आपके फॉर्म्ड एलिमेंट्स, आपके ब्लड आरबीसी, आपके प्लेटलेट्स, आपके व्हाइट ब्लड सेल्स, सारे आपके बेटा इस लिक्विड पार्ट में जो नेक्स्ट आपको येलो कलर से दिखाएंगे, स्ट्रॉ कलर्ड विस्कस फ्लूइड, प्लाज्मा में बह रहे होते हैं। बस इतनी सी बात है, ठीक है। तो ये एक छोटू सा बेटा छोटू सा प्यारा सा एनिमेशन, आई थिंक आपको वैसे भी समझ आ गया होगा, ठीक है, ठीक है। लेकिन तुम्हें अच्छा लगता है तो जहां मेरे लिए पॉसिबल है कि मैं थोड़ा बहुत दिखा सकती हूं तो मैं दिखा देती हूं। डन हो गया बच्चों यहां तक? यस एवरीवन, ठीक है, ओके। एनिमेशन इज प्रीटी गुड, ठीक है। एक बच्चा कह रहे हैं मैम डब्ल्यूबीसी तो खुद ही कोरोना जैसा दिख रहा है, तुमने बड़ा कोरोना को देख लिया है, हाँ। डन एवरीवन, यस। गिरीश अभी थोड़ा शिफ्ट हो गया कहीं और, ठीक है, हाँ। चलो अब बच्चों हमें क्या स्टार्ट करना है, अब हमें स्टार्ट करना है नंबर 2, दैट इज व्हाइट ब्लड सेल्स या फिर ल्यूकोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी और ल्यूकोसाइट्स। अब देखो बच्चों क्या है ना कि आपकी आरबीसी का तो कोई फर्दर क्लासिफिकेशन नहीं है, आपके आरबीसी का टॉपिक ही बहुत छोटा सा है, आपका आरबीसी का टॉपिक ही बहुत छोटा सा है। लेकिन डब्ल्यूबीसी जो है उसमें डब्ल्यूबीसी के डिफरेंट टाइप्स भी आपको पढ़ना है, बट
बड़ा है टॉपिक बट आसान बहुत है, बहुत आसान है, ठीक है। व्हाइट ब्लड सेल्स क्यों जरूरी है? बाय डिफेंस। जो आपको कोरोना जैसा दिख रहा था लेकिन आपको बहुत सारी बेटा प्रॉब्लम से बचाता है। आपके बॉडी में प्रेजेंट कुछ हजारों में सिर्फ प्रेजेंट आपकी व्हाइट ब्लड सेल्स या ल्यूकोसाइट्स। क्यों बोलते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स? बिकॉज ऑफ कोर्स ये रेड नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसके पास हीमोग्लोबिन नहीं होता है जो कि आपका आयरन कंटेनिंग पिगमेंट था, जिसकी वजह से आरबीसी का कलर आपको रेड दिखता है लेकिन ल्यूकोसाइट का नहीं दिखता है। अच्छा, अगर मैं ल्यूकोसाइट्स की बात करूं तो सबसे पहले मैं बेटा अगर इसके नंबर की बात करूं, नंबर 1 में अगर इसके नंबर की बात करूं तो बेटा कितने नंबर में है? 6000 to 8000 पर mm³ ऑफ ब्लड। 6000 से 8000 पर mm³ ऑफ ब्लड, राइट राइट। नंबर 2 अगर मैं इसकी बात करूं कि इसका फॉर्मेशन कहां है तो आप बेटा ओवरऑल एक बोन मैरो, कहां इसका फॉर्मेशन है? बोन मैरो। कहां बनती है? बोन मैरो। अब सबसे पहले बेटा मैं आपको, क्योंकि आरबीसी का डिफरेंट डिफरेंट टाइप होता है, तो सबसे फर्स्ट बेटा हम क्या करेंगे? आरबीसी की क्लासिफिकेशन सॉरी क्योंकि डब्ल्यूबीसी अलग अलग टाइप की होती है, तो सबसे पहले हम देखेंगे बेटा कि व्हाइट ब्लड सेल्स का क्लासिफिकेशन क्या है। तो डब्ल्यूबीसी को बेटा आप कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं? देखो 2 पार्ट्स में आप डिवाइड कर सकते हो, बहुत ही आसान है। इसके नाम से ही बेटा आपको समझ में आ जाएगा कि इसका क्या मतलब है। डब्ल्यूबीसी को बेटा आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हो, एक जिनको आप बुलाते हो ग्रैन्युलोसाइट्स और एक बेटा जिन्हें आप बुलाते हो एग्रैन्युलोसाइट्स। तो जिसका नाम है ग्रैन्युलोसाइट उसमें ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होती होंगी डेफिनेटली। ग्रैन्यूल्स का मतलब होता है, ग्रैन्यूल का मतलब होता है ग्रैन्यूल, जैसे सैंड के पार्टिकल्स दिख रहे हैं ना वैसे ग्रैन्यूल्स। ऐसे सेल्स बेटा जिसके अंदर आपको डॉट 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 ग्रैन्यूल्स दिखेंगे, वो ग्रैन्युलोसाइट्स। प्रेजेंस ऑफ ग्रैन्यूल, ठीक है, क्या है यहां पे? ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट है, प्रेजेंस ऑफ ग्रैन्यूल, ठीक। और बेटा ऐसे सेल्स जिनमें कोई ग्रैन्यूल्स नहीं है, यानी कि एब्सेंस ऑफ ग्रैन्यूल्स। ए ग्रैन्युलोसाइट का मतलब ही एब्सेंस ऑफ ग्रैन्यूल, ठीक है ना। वेरी गुड अंशिका, वेरी गुड, बहुत सारे बच्चे आंसर भी दे रहे हैं। ग्रैन्युलोसाइट्स बच्चों फर्दर 3 टाइप की होती हैं। नंबर 1 न्यूट्रोफिल, नंबर 1 न्यूट्रोफिल, नंबर 2 इओसिनोफिल एंड नंबर 3 बेसोफिल, ठीक। एंड आपकी जो ए ग्रैन्युलोसाइट है बच्चों वो 2 टाइप की होती है, जो एक बच्ची पूछ भी रही थी, ठीक है, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। तो बेटा इन्हीं का ना हमें एक कंपैरिजन करना है, इन्हीं का हमें एक कंपैरिजन करना है कि इनका नंबर कितना है, इनकी शक्ल कैसी दिखती है, इनका फंक्शन क्या होता है, ठीक है, एज पर एनसीईआरटी। तो हम एक टेबल बनाएंगे, पहले मैं ना ग्रैन्युलोसाइट की टेबल बनवाऊंगी और इन तीनों को आपस में कंपेयर कर लेंगे कि देखो ओवरऑल तो आपकी बेटा देखो ओवरऑल तो आपकी डब्ल्यूबीसी का नंबर है 6000 से 8000, पर डेफिनेटली बच्चों 9th में पढ़ा था कुछ कुछ, ठीक है। तो बच्चों लेकिन डेफिनेटली यार इन सारे में से, इन सारे ग्रैन्युलोसाइट में से कुछ तो ऐसी होंगी ना जो सबसे हाईएस्ट होंगी, कुछ तो ऐसी होंगी जो सबसे कम होगी। तो हम इनका नंबर क्या होता है, इनका स्ट्रक्चर, इनकी शक्ल कैसी दिखती है और एग्जैक्टली इनका फंक्शन क्या होता है, कंपैरेटिव वे में पढ़ेंगे। तो बहुत ज्यादा पोथियां नहीं लिखोगे और क्या छोटे छोटे टैब्यूलर फॉर्म में कंप्लीट कर लोगे, ठीक है। डन 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 कर लो, डन 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 कर लो बच्चा पार्टी, यस। अब बेटा इतना भी नहीं फेंकना होता, ये तो हमने 7th में ही पढ़ लिया था भाई, एक्सक्यूज मी, ये तो हमने 7th में ही पढ़ लिया था। यहीं पे बेटा अभी उसी बच्चों के यहाँ पे पूछूंगी ना, हाँ 5वीं का सवाल पूछूंगी तो नहीं आएगा, बड़ा आया। हो माय गॉड, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल था मैम, आपके बताने से पहले ही ये मेरे को तो ऑलरेडी आता था। यू नो आई, कौन से बोर्ड से पढ़ते हो तुम? बोलना नहीं चाहिए किसी बोर्ड्स के बारे में, इंटेंशन हर्ट हो जाएंगे तुम्हारे। आई एम सो एंड सो बोर्ड स्टूडेंट, आई नो एवरीथिंग,
I've done it when I was a kid, when I was born in nursery, you know ma'am, I was born and I was going to nursery and there ma'am taught me about all the types of leukocytes. Ma'am, what are you saying? नर्सरी से पढ़ के आया हूं मैं तो, ठीक है। चलो yes everybody, done and done। मैं तो पैदा होते ही सबसे पहले डॉक्टर से पूछ रहा था मेरे को टाइप ऑफ WBC बता दो यार। चलो यार बहुत हो गया यार। चलो मैं क्या कर रही हूँ बेटा, अब सबसे पहले किससे स्टार्ट कर रही हूं, मैं ग्रैन्युलोसाइट से स्टार्ट कर रही हूँ बच्चों, ठीक है। चलो ग्रैन्युलोसाइट से करें, हेडिंग डालो बच्चों ग्रैन्युलोसाइट्स। हाँ ज्यादा हो गया तुम लोग की कॉमेडी ना, बहुत कॉमेडी कराते हो तुम लोग आजकल, बहुत ज्यादा मेरे से कॉमेडी करा रहे हो तुम लोग। मिलो तुम पहले मेरे से। हाँ बेटा मतलब होता ही है ना कि इतना फेंक रहे हो कि मैं कितना लपेटू तुम्हारा। हाँ इतनी फेंकू बातें करते हो, इतना भी मत फेंको बेटा। जितना मैं बेटा डाइजेस्ट कर पाऊं उतनी बातें किया करो। टेबल बनाओ। चलो नेम, अरे मैंने नहीं, नेम नहीं, कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। यस चलो न्यूट्रोफिल, ठीक है। नहीं आप नॉर्मल पोर्ट्रेट में बनाओ बेटा, लैंडस्केप करने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल पोर्ट्रेट में बनाओ, नॉर्मल पोर्ट्रेट में बनाओ, ठीक है। इओसिनोफिल, एंड बेसोफिल, ठीक है। तो नंबर 1 कैरेक्टरिस्टिक जो हम देखेंगे, इनका अपीयरेंस कैसा होता है। देखो कंप्लीट तो आज नहीं होगा, कंप्लीट तो आज नहीं होगा, करना तो अगले दिन ही पड़ेगा। हाफ पेज और फुल पेज, अब ये कैसे बताऊं बच्चों, हाफ पेज ही कर लो। हाफ पेज में जितना बचा है पहले हाफ पेज में कर लो, और जो बचेगा वो फिर नेक्स्ट पेज में आधा डायग्राम और बना लेना, ठीक है ना, आधा डब्बा और बना लेना। हाफ पेज को फालतू क्यों खाली छोड़ना, उसमें आधा बनाओ, और अगर कुछ पॉइंट्स छूट जाएंगे तो उसको अगले पेज में भी बना लेना, ठीक है ना। यस सिमरनप्रीत कह रही है कि मैम वाई आर यू सो रूड। आई एम नॉट बेटा, आई एम क्यूट, आई एम नाइस, आई एम अ गुड पर्सन, आई एम अ नाइस पर्सन, आई एम नॉट रूड। आई एम सॉरी इफ यू फेल्ट आई एम रूड। तो मैं आपसे क्षमा प्रार्थी, क्षमा चाहती हूँ, ऐसा मेरा कोई इंटेंशन नहीं था। यार बेटा सही में नाराज जाते हो क्या यार, ऐसी मैंने कौन सी बेटा तुमसे बात कर दी कि तुम गुस्सा ही हो गए। चलो बनाओ बेटा मेरे साथ साथ में। अब तुम्हें इतना बुरा लगेगा तो नहीं करूंगी भाई जोक्स तुम्हारे साथ, लक्ष्य के क्लास में कर लिया करूंगी, तुम्हारी क्लास के जोक्स भी लक्ष्य के क्लास में ही बेटा बोल दूंगी। क्या करूं और बताओ, रूड बोलने लग जाओगे तुम तो, फिर कहोगे इन टीचर को तो भगा दो भैया, ये तो बहुत रूड है। चलो बनाओ बेटा, कोई नहीं, सुंदर सुंदर सा बना बेटा। अपने मन से ना शेप मत बनाना, जैसे मैं बना रही हूँ ऐसे ही बनाना, क्योंकि इनके ये जो शेप्स मैं बना रही हूँ ना अंदर इनके, इनका शेप एक्चुअल में ऐसा ही होता है। तो ये मैं जानबूझ के ऐसे नहीं बना रही हूँ, ये ऐसा है तो आपको ऐसा ही बनाना है, ठीक है ना। बेसोफिल का ना प्रॉपर न्यूक्लियस का शेप एनसीईआरटी में दिया नहीं हुआ है। अरे नहीं भाई, मैं कोई वो मैं मजाक, कैरेक्टर की स्पेलिंग सही है ना बेटा। तुम्हारी क्लास में मैं जो जोक सुनाऊंगी, एक आधा बच्चा बोलता है तो कोई बात नहीं बेटा, मैं हर किसी को थोड़ी खुश कर सकती हूँ, और मैं बुरा नहीं मानती हूँ यार,
मैं नहीं बुरा मानती हूँ, बहुत एक्सट्रीम सिचुएशन में बुरा मानूंगी, मैं नहीं बुरा मानती हूँ। और बेटा हमेशा याद रखोगे, यार इतने सारे हजारों बच्चे, लाखों बच्चे क्लास में पढ़ते हैं, क्या मैं लाखों बच्चों में लाखों बच्चों को बेटा खुश कर सकती हूँ? मैं नहीं कर पाऊंगी, पर मेरा टारगेट ही रहता है कि मेरे से मैक्सिमम बच्चा बस सेटिस्फाइड रहे, मैक्सिमम बच्चे को समझ में आए, मैक्सिमम बच्चा को मैं रूड ना लगूं, वो मेरा मेन मकसद होता है। मैं जोक्स थोड़ी सुनाना छोड़ दूंगी, हाँ मैं तो सुनाऊंगी जोक्स, और मैं बेइज्जती भी करूंगी, और मैं पानी भी पीऊंगी, और मैं पढ़ाऊंगी भी, ठीक है? और क्या बेटा, पढ़ाई मोनोटोनस थोड़ी होनी चाहिए भाई, इसी से तो तुम्हारा मन लगा रहता है भाई। पढ़ाई शुड नॉट बी बोरिंग बेटा, पढ़ाई को बोरिंग नहीं बनाना होता, और पढ़ाई भी करनी होती है, और उसको इतने वन वे में पढ़ो कि वो सारी चीजें तुम्हें याद रहे, तुमको क्लास की एक एक बात याद रहे। मैंने कल तुम्हें बताया था ना, जो बच्चे सिलेक्ट होते हैं ना बेटा, जो बच्चों की अंडर 100 रैंक आई है हमारे बैचेस से, उन बच्चों को बेटा हमारे गाने, हमारे डायलॉग्स, हमारी बेइज्जती, सब कुछ याद होता है, सब कुछ, ठीक है? तो दैट्स हाउ दे स्टडी। नहीं 45 तक, ठीक है? तो ऑल माय सपोलर्स एक बारी फटाफट से ये बना लो बच्चों। देखो इनकी अपीयरेंस बेटा, ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है ना अंदर, ये क्या है बच्चों? ये है आपका न्यूक्लियस, ठीक है? ये आपका न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है। अगर मैं बेटा न्यूट्रॉन, और ये क्या है बच्चों? ये सारे ग्रैन्युलोसाइट्स हैं। डेफिनेटली मैम ये ग्रैन्युलोसाइट्स हैं, तो इनके अंदर ग्रैन्यूल्स होंगे। ये ग्रैन्युलोसाइट्स है तो इनके अंदर मैम ग्रैन्यूल्स होंगे। तो देखो मैं ग्रैन्यूल्स बना रही हूं, राइट? तो इनके अंदर ऐसे ग्रैन्यूल्स होंगे, देखो मैं ग्रैन्यूल्स बना रही हूं। अगर मैं ए ग्रैन्युलोसाइट जब कल आपको बताऊंगी, तो कल तो नहीं बताऊंगी, अगली क्लास में, ए ग्रैन्युलोसाइट्स, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स में ऐसे ग्रैन्यूल्स नहीं होते, ठीक है? ऐसे ग्रैन्यूल्स नहीं होते। अब देखो बच्चों, अगर मैं न्यूट्रोफिल्स को देखूं तो तुम्हें दिख रही है बेटा, इसका जो न्यूक्लियस है ये मल्टीलोब है। ऐसा नहीं है कि मैम इसके पास 2-4 न्यूक्लियस है, नहीं, इसका जो न्यूक्लियस है ना बेटा वो मल्टीलोब होता है। मतलब इसके न्यूक्लियस में 2 से लेकर 5 तक बेटा लोब्स दिख सकती है, ये लोब्स होते हैं, मल्टी लोब्ड न्यूक्लियाई। अगर तुम इओसिनोफिल का बेटा न्यूक्लियस का शेप देखोगे तो हेडफोन शेप है, दिख रहा है? हेडफोन शेप है, जैसा हेडफोन्स पहनते भी होगे, तो इसका न्यूक्लियस होता है हेडफोन शेप, हेडफोन शेप न्यूक्लियाई, हेडफोन शेप्ड न्यूक्लियाई, ठीक है? एक्चुअली में इनके न्यूक्लियस से इनकी डिफरेंशिएशन होती है ना? जब आप माइक्रोस्कोप के अंडर में बेटा देखोगे ना, इन सेल्स को पहचानोगे तो इनके न्यूक्लियस के शेप के अकॉर्डिंग इसे पहचानते हो, ठीक है? और बेसोफिल अगर एनसीईआरटी में पहचानने की कोशिश करोगे ना बच्चों, अगले दिन हम इसका डायग्राम लेके आएंगे आपके लिए, तो एनसीईआरटी में ना बहुत अच्छे से बनाया नहीं हुआ है बेसोफिल का डायग्राम। अगर बेस्ट आपको एक्सप्लेन करना है बेसोफिल का न्यूक्लियस तो एस शेप न्यूक्लियाई होता है, ठीक है? हालांकि एनसीईआरटी में ये प्रॉपरली मेंशन नहीं है, इसका प्रॉपरली वो जो है मेंशन नहीं है, ठीक है? एस शेप न्यूक्लियाई कह सकते हो। फिर बेटा नंबर 2 में बात करती हूँ इसके नंबर की, कितना नंबर होता है। देखो ओवरऑल बच्चों एक बात बताओ, ये सारे क्या है? ये सारे क्या है? ग्रैन्युलोसाइट्स है ना, ये सारे ग्रैन्युलोसाइट्स हैं। इसके अलावा 2 और आपके सेल्स बचे जिन्हें आप ए ग्रैन्युलोसाइट्स बोल रहे हो। सबको अगर मैं मिला दूं तो बेटा 60 से 65% अमाउंट में, हाईएस्ट अमाउंट में न्यूट्रोफिल ही न्यूट्रोफिल होता है। हर जगह न्यूट्रोफिल फैला होता है, हर जगह बेटा न्यूट्रोफिल फैला होता है, ठीक है? यस, हर जगह न्यूट्रोफिल होता है। अगर मैं बेटा इओसिनोफिल की बात करूं तो ये आपका 2 to 3% होता है, और अगर मैं बेसोफिल की बात करूं तो ये 0.5 to 1% होता है। एनसीईआरटी में एक बार ही देख लो बेटा, ये 0.5 से 1% ही दिया हुआ है ना, ये सबसे कम होता है। दिस इज लीस्ट। तो बेटा एक्चुअल में लीस्ट से और हाईएस्ट से ना क्वेश्चन आते हैं, लीस्ट से और हाईएस्ट से क्वेश्चन आते हैं। मैं इसके साथ में तुम्हें उन दोनों के भी नंबर बता देती हूं। मोनोसाइट होता है 6 to 8% और लिम्फोसाइट होता है 20 से 25%, ठीक है? ठीक है, सपोला शेप, हाँ अंशु बिल्कुल यही है ना, ठीक है ना? अब बेटा मैंने एक एक फंक्शन लास्ट में लिख रही हूं, पर मैं उसको एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर पाऊंगी क्योंकि उसके एक्सप्लेनेशन के लिए टाइम चाहिए, तो मैं सिर्फ पॉइंट लिखवा देती हूं ताकि मैं यहां से कंटिन्यू कर पाऊं, ठीक है?
क्योंकि फिर मैं एक्सप्लेन करने जाऊंगी ना बेटा तो क्लास खिंच जाएगी फालतू में, तो मैं वो क्लास खींचना नहीं चाह रही हूँ। मैं सिर्फ इसका फंक्शन मेंशन कर दे रही हूँ, अगले दिन आके ना हम क्या करेंगे, इसको एक्सप्लेन कर देंगे आपके लिए, ठीक है। तो मैं फंक्शन क्या लिख रही हूं, फैगोसाइटिक इन नेचर, इओसिनोफिल में मैं लिख देती हूं इंक्रीजेस ड्यूरिंग हेलमिंथ इन्फेक्शन, हेलमिंथ इन्फेक्शन। बेटा ये टेबल ना यहां खत्म नहीं हुई है, आप टेबल को अगर आपने आधे पेज में लिखा है तो आप अगले पेज में भी कंटिन्यू कर सकते हो, और अगर आप सेम पोर्ट्रेट में करो ना तो पोर्ट्रेट में कंटिन्यू करना, ठीक है। आप इसको बंद मत कर देना, मेरे पास तो जगह नहीं है ना इसलिए मैंने ऐसे कर दिया, ठीक है, ठीक है। चलो, इंक्रीज ड्यूरिंग हेलमिंथ, मैं एक्सप्लेन अगले दिन करूंगी लास्ट वाला पॉइंट, ये मत सोचना कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूं, मैं अगले दिन यहीं से यही वाली टेबल लेके आऊंगी, यहीं से एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। इंक्रीज ड्यूरिंग हेलमिंथ इन्फेक्शन, अरे इंक्रीज ड्यूरिंग एलर्जिक रिएक्शन, और इसमें मैं लिखती हूं इन्वॉल्व्ड इन इन्फ्लेमेशन, इन्वॉल्व्ड इन इन्फ्लेमेशन। इसे बेटा नोट कर लो, किसकी स्पेलिंग गलत है बेटा, नेचर सही तो है, NATURE। मैम वाई ओनली 2 क्लासेस, बेटा वो तो क्योंकि 2 ही है, बायो की ओवरऑल 4 होती है, लेकिन आपके फिजिक्स केमिस्ट्री को ज्यादा टाइम भी तो चाहिए होता है ना बच्चा सब्जेक्ट को, तो उन सब्जेक्ट्स को टाइम भी ज्यादा डिमांड होता है। लोब का क्या मतलब होता है, लोब का मतलब मैं समझा दे रही हूं। लोब मतलब बेटा जैसे एक तो अगर मैं न्यूक्लियर जैसे बेटा ब्रांच होती है, आप लोब को ना ब्रांच से रिलेट कर सकते हो। जैसे आपको अगर मैं बोलूं ट्री में बहुत सारी ब्रांच है यानी उसकी शाखाएं हैं, वैसे ही बेटा न्यूक्लियस में बहुत सारे लोब्स है, यानी एक लोब से दूसरा एक और लोब, ऐसा ही स्ट्रक्चर होता है। जैसे मैं डॉट जैसा बना रही हूं, मुट्ठी जैसा, एक खाना बेसिकली कह सकते हैं, एक गोल सा जो स्ट्रक्चर दिख रहा है वो एक लोब कहला रहा है, ठीक है। ऐसे मल्टी लोब हो गया, ठीक है ना, ठीक है बेटा। मैं ये सारी चीजें आपको समझाऊंगी, डोंट वरी। ये इन्फ्लेमेशन क्या होता है, एलर्जी में ये क्यों इंक्रीज होता है, हेलमिंथ इंफेक्शन में, फैगोसाइटिक इन नेचर, आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग। पहले मेरे को ये बताओ बेटा, आज की क्लास फर्स्ट क्लास थी बॉडी फ्लूइड्स की, आप लोग को समझ में आया, ठीक है। हाईएस्ट की स्पेलिंग, अरे वो बेटा कहीं ना हो गया होगा, कोई नहीं, अच्छा, सॉरी, कोई नहीं बेटा, कोई नहीं, ठीक है। डिड यू ऑल अंडरस्टैंड टुडेज लेक्चर, ठीक है। हाँ, कोई दुखद समस्या तो नहीं है, ठीक, नोट कर लो। बहुत अच्छे से, चलो बहुत बढ़िया। हाँ मैं गाना सुना दे रही हूँ, 2 लाइन में डेफिनेटली गाना सुनाती हूँ ताकि आप अगली क्लास में सुरीले बन के जाएं, ठीक है। मुझे लगता है मेरे साथ रह रह के तुम लोगों को बेचारों को सारा पुराना गाना सुनना पड़ता है, बिकॉज मैं ना बहुत पुराने गाने की फैन हूँ। मैं इतने पुराने गाने गाती हूँ, मुझे लगता है कि बच्चों ने जो गाने सुने भी नहीं होंगे ना, बच्चों को मेरे थ्रू बहुत सारे पुराने गाने उन्होंने सुन लिए होंगे, है ना। तो लेकिन मैं क्या करूं, मेरे को पुराने गाने ही बहुत पसंद है बेटा, आई एम अ ओल्ड स्कूल काइंड ऑफ अ पर्सन, ठीक है। तो मैं एक पुराना गाना ही सुनाती हूँ, ठीक है, सॉरी। तो एक गाना जो मुझे बहुत पसंद है, हम अपनी वफा पे ना इल्जाम लेंगे, तुम्हें दिल दिया है तुम्हें जान भी देंगे,
मैं लिरिक्स भूल गई, आई एम सो सॉरी। शैल आई कंटिन्यू अगेन? वाह करो, ठीक है, कुछ ज़्यादा ही बेटा फील में आ गई थी। हम अपनी वफा पे ना इल्जाम लेंगे, तुम्हें दिल दिया है तुम्हें जान भी देंगे। जब इश्क का सौदा किया फिर क्या घबराना, तुमको आना पड़ेगा। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। रोके ज़माना चाहे रोके खुदाई, तुमको आना पड़ेगा। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। तो वादा तो बेटा आप लोगों ने भी किया है और वो आप लोगों को निभाना पड़ेगा, ठीक है। जितने तुम लोग मेरे से गाने सुनते हो क्लास के बाद, ठीक है, उन सब का कोटा एक साथ में आप लोगों को निभाना पड़ेगा, आप लोग को सिलेक्शन देना पड़ेगा। मैं आपको बेटा एक ऑनेस्टली जाते आते 1 मिनट का टाइम है, मैं जेन्युइनली आपको एक चीज बताना चाहती हूँ। तो मेरे भले ही कोई भी गाने के वीडियोस आए बाहर या जो भी, मतलब मेरे बहुत सारे गाने के वीडियोस बाहर आते हैं, ठीक है, बट वो मेरे को सिर्फ अपने बच्चों के थ्रू ये पता चलेगा कि मैं गाने नहीं सुनाती हूँ सिर्फ क्लास में, मैं आप लोगों को पढ़ाती भी हूँ और मेरे बच्चे सिलेक्ट होते हैं, ठीक है। और ये आप ही लोग प्रूव करते हो। जैसे हमारे इस साल के बच्चों ने प्रूव किया कि हमारे अर्जुना से पढ़े, लक्ष्य से पढ़े, एंड मैम डजंट ओनली सिंग सॉन्ग एंड आई विल डेफिनेटली सिंग सॉन्ग बिकॉज दैट इज गोइंग टू गिव सम काइंड ऑफ गुड एनर्जी टू माई किड्स। और ये मेरे को बच्चों से जब सुनने को मिला ना, जो बच्चे सिलेक्टेड बच्चे वो कहते हैं कि मैम हमें बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसा नहीं है कि दिस इज जस्ट कि पूरे क्लास में हम 1 घंटे 45 मिनट से गाना ही सुनाते रहते हैं, बट अगर आपको अच्छा लगता है, आपका माइंड फ्रेश होता है, तो आई विल डेफिनेटली डू दैट। मैं एक गाने को 4 बार रिपीट कर दूंगी बट मैं सुनाऊंगी, ठीक है। तो एग्जैक्टली ये चीज चाहे कोई कुछ भी बोले बेटा, कहने वाले तो हमेशा कहेंगे, है ना। तो कहने वाले का तो बेटा हम कुछ कह नहीं सकते हैं, पर आप पढ़ाई कर सकते हैं और आप सिलेक्शन लेके आ सकते हैं। दैट विल बी द ओनली थिंग दैट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू गाइज, ठीक है। तो आई लव यू ऑल बच्चों, बढ़िया से पढ़ाई करो और बढ़िया बढ़िया रिजल्ट लेके आओ। थैंक यू वेरी मच, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीक, ठीक है। बाय बाय, थैंक यू।